रात शहर पर पूरी तरह छा चुकी थी और बस ऊंची इमारतों की जगमगाती रोशनी ही नजर आ रही थी। जूफेंग रात में अकेला भटकते हुए बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने अपने पहले 20 साल का सारा लक पहले ही खर्च कर दिया हो? उसे वो पल याद आया जब डॉक्टर का निष्कर्ष सुनकर वो चिंता से पीला पड़ गया था। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, बस सकारात्मक सोचो और आशावादी रहो। तभी आसमान में बिजली कड़की और जूफेंग के माथे पर शिकन पड़ गई। धिक्कार है, बारिश आने वाली है। और वो पूरी रफ्तार से घर की तरफ दौड़ने लगा। अभी दौड़ ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, युवक बारिश आने वाली है, इधर आ जाओ, शेल्टर ले लो। जूफेंग ने सहज ही पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़े थे। उसने कहा, वृद्धा, आपको भी जल्दी घर जाना चाहिए। यह सुनकर बूढ़े ने आह भरी और उदास होकर बोले, थोड़ा रुको बेटा, जब मैं फुटपाथ पर सामान बेचता था तब रात के 2 बजे तक वहीं रहता था। अभी घर जाने का वक्त नहीं हुआ। यह सुनकर जूफेंग का दिल भर आया। वो पास गया और बटुआ निकाला। बूढ़े को जल्दी घर भेजने के लिए कुछ पैसे खर्च करने का इरादा था। भला कौन मजबूरी ना हो तो पूरी रात फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचना चाहेगा। जूफेंग ने दुकान से एक जोड़ी चप्पल उठाई, बिल दिया और बोला, मैं इसे खरीद लेता हूँ। बूढ़े ने बिल की रकम देखी और हिचकिचाते हुए बोले, युवक, यह बहुत बड़ा है, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, अगली बार दे देना। जूफेंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ और चप्पलें ले लेता हूँ। मन ही मन उसने सोचा, वापस जाकर इन पर कुछ फेक लेबल्स लगा दूंगा, मेरे वो बेशर्म दोस्त इन्हें खरीदने के लिए जरूर लड़ेंगे। बूढ़े अभी भी हिचकिचा रहे थे, इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे और अभी भी काफी सामान बचा हुआ था। तभी जूफेंग की नजर कोने में पड़े एक पत्थर पर गई और उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। उसने उस पत्थर की तरफ इशारा करते हुए मोल भाव किया, बूढ़े साहब, वो पत्थर भी बेच दीजिए, फिर पूरे 100 हो जाएंगे। बूढ़े ने चश्मा ऊपर किया, ध्यान से पत्थर देखा और बोले, लेकिन यह पत्थर तो मैंने एक पुराने वीरान घर से यूं ही उठा लिया था। जूफेंग ने उनकी बात पूरी होने का इंतजार नहीं किया, पत्थर उठाया और मुड़कर बोला, ठीक है, बात यहीं खत्म, जल्दी घर जाइए। बूढ़े अभी भी नोट हाथ में पकड़े घबराए और असमंजस में खड़े थे। युवक, तभी बिजली कड़की और एक छोटी इमारत रोशनी से जगमगा उठी। जूफेंग ने आंखें मली और ध्यान से देखा, एक कार गली को ब्लॉक कर रही थी, नो पार्किंग साइन के ठीक सामने। थोड़ा इरिटेट होते हुए उसने पत्थर उठाया और गुस्से से बोला, तुम हर रोज मोहल्ले में छुपे रहते हो, थोड़ी देर में यह छोटा मालिक तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। जूफेंग चुपचाप अंधेरे कमरे में दाखिल ही हुआ था कि अचानक एक आवाज सुनाई दी और वो बुरी तरह चौंक गया। आज जल्दी आ गए। सामने गुलाबी बालों वाली लड़की लिनशी खड़ी थी। वो झट से बोला, तुम, फिर खुद को संभालकर उसने धमकाने का नाटक किया, इतनी रात हो गई और तुम यहाँ आई हो, डर नहीं लगता कि मैं कुछ कर दूंगा? बाहर से लिनशी चिढ़ गई और गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन अंदर ही अंदर वो एक छोटी बच्ची की तरह शर्म से लाल हो गई। क्या ये सब शादी के बाद ही किया जा सकता है? फिर उसकी नजर जूफेंग के हाथ पर पड़ी और उसने उत्सुकता से पूछा, ये पत्थर क्यों लिए हो? जूफेंग ने चप्पलों का थैला धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया और बालकनी का दरवाजा खोल दिया। लिनशी चौंक गई और रोकने की कोशिश की, क्या पागल हो, बारिश आने वाली है। लेकिन बारिश में खड़े खड़े जूफेंग ने उसे भगाया, अभी घर जाओ वरना आंटी लिन फिर से लोगों को यहाँ ले आएंगी। लिनशी ने कमजोर आवाज में धीरे से कहा, मैं आज घर नहीं जाना चाहती। जूफेंग ने शांत भाव से जवाब दिया, तो जैसा चाहो वैसा करो। बारिश में भीगते हुए उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। माँ बाप दोनों जा चुके हैं, लीन फैमिली ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, लेकिन इस शरीर के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। जूफेंग ने सिर उठाया और बारिश को अपने ऊपर बरसने दिया। उसका शरीर अकेला और असहाय लग रहा था। मन ही मन उसने चुपचाप माफी मांगी, माफ करना लिनशी, मैं तुम्हारे प्यार का जवाब नहीं दे सकता। नीचे बारिश में भीग रही कार की तरफ देखते हुए, हाथ में पकड़े पत्थर को घूरते हुए उसने लिनशी से एक डील की, मैं यह पत्थर नीचे फेंकने जा रहा हूँ, अगर यह उस BMW को लगा तो तुम्हें खुद नीचे जाकर घर जाना होगा। डील पक्की? लिनशी ने कमर पर हाथ रखकर सहमति जताई, ठीक है, मान जाती हूँ। जूफेंग ने खुद को दृढ़ किया, मुझे उसे पूरी तरह हार मानने पर मजबूर करना होगा। पत्थर उठाते हुए वो चिल्लाया, मेरे लिए तोड़ दो, तुम्हें किसने कहा आधी रात को लोगों को परेशान करो? तभी बिजली की एक तेज चमक गिरी और बदकिस्मती देखो वो सीधे उसी पर जा गिरी। लिनशी घबराकर चिल्लाई, जूफेंग! उसके हाथ में रखा पत्थर धीरे धीरे टूटकर बिखर गया। वो जम सी गई। अगले ही पल जूफेंग बालकनी से गायब हो गया और हवा में एक चीख गूंज उठी, आह! वो घोर अंधेरे में नीचे गिरता चला गया और जमीन पर जोर से धड़ाम से जा गिरा। जूफेंग के शरीर पर बचा हुआ पत्थर का टुकड़ा अचानक चमक उठा और एक छोटे बैंगनी पत्थर में बदल गया। दांत पीसते हुए वो बोला, क्या मुझ पर बिजली गिर गई? उस छोटे पत्थर से रोशनी निकली और बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां चमकने लगीं और तुरंत बाद एक कमल धीरे धीरे प्रकट होने लगा। वो धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा और उससे अपार बैंगनी एनर्जी निकलने लगी। जूफेंग अब और सहन नहीं कर सका। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वो गहरी नींद में खिंच गया। बेहोशी की हालत में उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अरे दुष्ट प्राणी, अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? जूफेंग झटके से जाग गया, जमीन पर पड़ा हुआ अचंभित। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ? बैंगनी कमल से रोशनी और असीम एनर्जी निकल रही थी। जूफेंग धीरे धीरे होश में आया और बोला, यह कहाँ है?
स्थिति साफ दिखते ही वो जल्दी से उठ बैठा और घबराकर चिल्लाया, आह माँ। मन में उसने अनुमान लगाया यह जरूर बिजली और गरज की दुनिया होगी। तभी अचानक उसके माथे पर एक छोटा सा फूल प्रकट हुआ और उसे तुरंत कुछ महसूस हुआ। यह एहसास जू फेंग अचंभित रह गया। क्लासिकल लैंग्वेज। तभी जोर का दर्द हुआ और वो कराहते हुए सिर पकड़ बैठा। फूल के अंदर वो जोर से चिल्लाया। कुछ देर बाद अभी भी हैरान उसने सोचा, ये रुक गया। मुझे क्यों लग रहा है जैसे दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा आ गया हो। तभी एक तेज चीख ने उसे चौंका दिया और उसने आंखें खोल दी। अरे नीच प्राणी। दो आदमी सामने आए। आगे वाले ने चिल्लाकर कहा, अरे नीच प्राणी, घुटने टेक दे। जू फेंग ने सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए अकड़ते हुए मन में सोचा, मैं कहाँ हूँ? क्या सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? अगले ही पल उसके दिमाग में पिछले शरीर की यादें एक के बाद एक उमड़ आईं। जू फेंग हैरान रह गया। असंभव, मैं सच में एक नौकर के शरीर में रिइंकार्नेट हो गया। और ऊपर से वो लगभग टूट गया जब उसे वो सीन याद आया जिसमें एक लड़की किनारे पर धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही थी और वो पानी में छिपकर उसे देख रहा था। इस शरीर का पिछला मालिक एक बेशर्म, कामुक और कायर था। जू फेंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने ऊपर देखा। एक नौकर का ताकना ही काफी बुरा होता, लेकिन शिकार तो एक कुलीन युवती निकली। शर्माते हुए उसने ठुड्डी हाथ पर टिकाई और उसे निहारने लगा। ऐसी लड़की को देखकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाता। उस बदमाश का टेस्ट वाकई अच्छा था। तभी एक आदमी गुस्से से भरे चेहरे के साथ उस युवती के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया, कुत्ते जैसे नौकर कहाँ देख रहे हो? तुरंत घुटने टेक दो। जू फेंग ने भौहें चढ़ाई और मन में सोचा, ये आदमी जरूर उन कुलीन परिवारों के वंशजों में से एक होगा जो हमेशा नॉवेल्स में दिखाई देते हैं। सच में यह उस BMW मालिक जितना ही इरिटेटिंग है। ये सोचकर वो फिर उदास हो गया। मुझे नौकर क्यों बनना पड़ा? मैं भी एक कुलीन परिवार के वारिस का रुतबा चाहता था। जू फेंग के मन में खुद की एक ऐसी तस्वीर उभर आई जिसमें वो असीम वैभव में डूबा हुआ है, सुंदर लड़कियों से घिरा है और हर दिन दुनिया की परवाह किए बिना मजे कर रहा है। काश ऐसा होता। एक हाथ से सहारा लेकर वो उठ बैठा। फिर गर्दन सहलाते हुए ठंडे स्वर में पूछा, कुत्ते का नौकर, तुम किसे ये कह रहे हो? इस एक वाक्य ने वहां मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। शियाओ परिवार का छोटा मालिक शियाओ लिनलू एक कोने में खड़ा उसे देखता रहा और कुछ बोल नहीं पाया। ये जू फेंग, मुझे याद है, इसका स्वभाव बेहद कमजोर था। घर में हमेशा तंग किया जाता था और आमतौर पर नियमों का आज्ञाकारी रूप से पालन करता था। आज अचानक ली वेई से बहस करने की हिम्मत कहाँ से आई? जिसे जू फेंग ने कोसा था वो इतना क्रोधित हुआ कि उसका दम घुटने लगा। उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने गाली दी, मैं जिस कुत्ते जैसे नौकर से बात कर रहा हूँ वो तुम ही हो। इस स्वामी के सामने घुटने टेक। तुम जैसे निकम्मे की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आवाज उठाने की? जू फेंग भी कम नाराज नहीं था और पलटकर जवाब दिया, जैसे मैं तुमसे डरता हूँ। मैं मॉडर्न युग का एक उत्कृष्ट नौजवान हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझ पर अकड़ दिखा सकते हो? वो बेशर्मी से बहस करने लगा। तुम कहते हो मैंने छुपकर देखा, तो मैंने आखिर क्या देखा? या फिर तुम सब मिलकर दूसरों को धमकाने में मजा लेते हो और साधारण परिवारों के लोगों को इंसान नहीं समझते? युवती शर्म से हकलाते हुए बोली, ये लीवे गुस्से से कांप उठा और उस पर झपटा। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें इंसान की तरह नहीं समझता? ली हेक्सुआन ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। लीवेई रुको। जू फेंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने राहत की सांस ली। लीवेई ने गुस्से से पूछा, बड़े भाई आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे इस कुत्ते जैसे नौकर को सबक सिखाना है। ली हेक्सुआन ने तीखी निगाहों से जवाब दिया, यह शाओ का घर है, ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम मनमानी कर सको। तुरंत शांत हो जाओ। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। जू फेंग सतर्क हो गया। लगता है यह आदमी उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है, लेकिन मैंने पुराने जमाने में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अंदर और बाहर से बिल्कुल अलग थे। ली हेक्सुआन ने उससे पूछा, तुमने कहा कि हम सब मिलकर तुम्हें तंग कर रहे थे, तो मैं पूछता हूँ तुम सजावटी तालाब के पीछे क्या कर रहे थे? इस मौके का फायदा उठाते हुए जू फेंग ने व्यंग्य से कहा, हाँ क्या मजाक है? उसने पूछा, मैं उस युवती के आने से पहले ही वहाँ था, वह इससे इनकार तो नहीं कर सकती है ना? युवती शर्मा गई और उसने सिर हिलाया। जू फेंग तुरंत चालाकी से बोला, देखा उसने खुद मान लिया। तो अब बताओ कौन किसको छुपकर देख रहा था? तुम अमीर खानदान वालों को सच में काले और सफेद को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बहुत पसंद है ना? शाओ लिनलू ने मन ही मन सोचा, इस जू फेंग में न सिर्फ बाघ जैसी हिम्मत आ गई है बल्कि इसका लहजा भी और सख्त होता जा रहा है। जू फेंग ने मामले को और खींचते हुए कहा, तुम इस युवती से क्यों नहीं पूछते कि वो छुपकर मुझे क्यों देख रही थी? मेरी बेगुनाही भी मायने रखती है, तुम्हें पता है ना? शाओ लिनलू ने मुंह में रखी चाय थूक दी। बेगुनाही बकवास है, किस्मत आजमा रहे हो और फिर भी बेगुनाही का नाटक? क्या मार खाने को तैयार हो? ली हेक्सुआन अब भी नाराज दिख रही थी। चाहे तुम ताक झांक कर रहे थे या नहीं, हम इसकी पूरी जांच करेंगे। जू फेंग ने उदासीनता से जवाब दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर हाथ जोड़कर बोला, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ, मुझे अभी फूल और पौधे छांटने हैं। शाओ लिनलू बाहर से बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन मन ही मन बड़बड़ा रही थी। तुम्हें छांटने के बारे में क्या पता? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी छोटी बहन शाओ यिलिन के सारे प्यारे फूल और पौधे बेरहमी से नष्ट कर दोगे। उसने ठंडे लहजे में कहा, हम जा सकते हो, कुछ भी काटने की जरूरत नहीं, बस पानी डाल देना। और एक बात, शाओ लिनलू ने दांत भींचते हुए कहा, अगर तुमने सच में परिवार को बदनाम करने वाला कुछ किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जू फेंग ने सिर झुकाकर जवाब
दिया, जी छोटे मालिक। मन ही मन उसने उसकी तारीफ की। इस लड़के का कैरेक्टर बुरा नहीं है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर अचानक पीछे मुड़ा और युवती को देखकर मुस्कुराया। भले ही तुमने मुझे छुपकर देखा हो, मैं तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। यह सुनकर युवती को उसे फिर से मारने का मन हुआ। क्रोधित होकर ली वे उस पर झपटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे रोक लिया गया। धिक्कार है, मुझे जाने दो। बाहर इंतजार कर रही नौकरानियां आपस में फुसफुसाईं। वो तो बस एक नौकर है, फिर भी बड़े सपने देखता है। सच में बेशर्म है। और वो डिसेबल्ड है, जादू टोना भी नहीं कर सकता, फिर भी ताक झांक करने की हिम्मत करता है। एक नौकरानी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, नौकर तो नौकर ही होता है, नीचा दर्जा बिल्कुल बेकार, फिर भी छोटे मालिकों से झगड़ने की हिम्मत करता है। सच में मरने की इच्छा है। जूफेंग अनमने ढंग से चलते हुए सोचने लगा, मैंने पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप नहीं किया था, तो फिर मुझ पर बिजली क्यों गिरी। तभी एक नौकरानी खुद को रोक नहीं पाई और उसे धक्का दे दिया। हट जाओ। जूफेंग टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाया, संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। आह! अपने छिले हुए हाथ को देखकर वो चिल्लाया, बहुत दर्द हो रहा है। गुस्से से लाल होकर जूफेंग मुड़ा और चिल्लाया, यह किसने किया। आसपास की फुसफुसाहट सुनकर वो मुड़ा और चला गया। नौकरानी उपहास भरी हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हें यही मिलना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसके बगल में खड़े लोगों ने मुड़कर किसी को देखा और उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। सामने वाले को पहचानते ही उन्होंने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। दूसरी मिस, यह खूबसूरत लड़की शियाओ परिवार की दूसरी मिस शियाओ यिलिन थी। उसने पूछा, वह नौकर? उसके पीछे खड़ी नौकरानी ने जवाब दिया, वही नौकर है जिसने मिस शिया को छुपकर देखने की हिम्मत की। दूर से जूफेंग आंगन के बाहरी द्वार तक पहुंच चुका था। तभी उसने देखा कि एक छोटी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई, जबकि दरबान उदासीन भाव से देखते रहे। एक हाथ आगे बढ़ा, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। वो नीचे झुका और उसके जूते का ढीला पट्टा फिर से बांध दिया। इस तरह तुम गिरोगी नहीं। उसके हाथ पर खरोंच देखकर छोटी बच्ची बोली, बड़े भाई आपका हाथ दुख रहा है। जूफेंग ने उसे दिलासा देते हुए सिर पर हाथ फेरा। मैं पहले सावधान नहीं था। अचानक एक चीख सुनाई दी, मेरी बेटी को मत छुओ। एक महिला आई और बच्ची को उठाकर ले गई। जाते जाते ताना मारती गई, उससे दूर रहो, बुरे लोगों के बहकावे में मत आओ। जूफेंग ने नाराजगी से भौहें चढ़ाई और जाने के लिए मुड़ा। हम छोड़ो, अच्छा इंसान बनना वाकई मुश्किल है। अचानक किसी ने आवाज दी, रुको। उसने आवाज पहचान ली। दूसरी मालकिन? मन ही मन सोचा, क्या ये शाओलिन की चचेरी बहन शाओ परिवार की दूसरी मालकिन शाओ यिलिन नहीं है? इन्हें मुझसे क्या चाहिए? जूफेंग ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? शाओ यिलिन चौंक गई। ये मुझसे बिल्कुल नहीं डरते। उसने इशारा किया, मेरे साथ आइए। उसके पीछे चलते हुए जूफेंग उत्सुकता से पूछने लगा, दूसरी मालकिन हम कहाँ जा रहे हैं? और मन ही मन कल्पनाओं में खो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मैं पसंद आ गया हूँ? थोड़ी देर चलने के बाद वो रुकी और सलाह दी, अगर तुम लिहेक्सुआन से मार नहीं खाना चाहते तो भाग जाओ जल्दी। वो आश्चर्य और उलझन में घूरने लगा। दूसरी मालकिन, आप क्या कह रही हैं? वो अचानक घबरा गई और चिल्लाई, मैंने कहा कि अगर तुम जीना चाहते हो तो अभी भाग जाओ। शाओ यिलिन ने चेतावनी दी, तुम लिहेक्सुआन का मुकाबला नहीं कर सकते। वो ऊपर से सौम्य दिखता है, लेकिन जब हरकत करता है तो बेहद निर्दयी होता है। जूफेंग ने बाहें मोड़ी और शांत भाव से जवाब दिया, भागूं? क्या कोई और रास्ता नहीं है? उसका चेहरा भावहीन रहा और उसने कहा, है, लेकिन तुम्हारे लिए नामुमकिन है, जब तक तुम एक मिस्टिकल कल्टीवेटर नहीं बन जाते। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना शक्तिशाली बनना होगा कि लिहेक्सुआन तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत ही न करे। जूफेंग ने गहराई से सोचा, एक मिस्टिकल कल्टीवेटर? मुझे याद है कि ओरिजिनल बॉडी के मालिक ने अपनी यादों में इसका जिक्र किया था। एक मिस्टिकल कल्टीवेटर वो नश्वर प्राणी होता है जो मिस्टिकल आर्ट्स का अभ्यास करके सामान्य जिंदगी से बाहर निकल जाता है। जल तापन, अग्निशोधन, औषधीय जड़ी बूटियों और बिजली की शक्ति के जरिए शरीर को मजबूत बनाता है, शारीरिक ताकत बढ़ाता है और रहस्यमय कलाओं का अभ्यास करता है। जूफेंग ने मुट्ठी भींची और दृढ़ निश्चय से उसका दिल भर गया। लगता है मिस्टिकल कल्टीवेटर बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, दूसरी मैम, चेतावनी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस तरह भागना नहीं चाहता। शाओ यिलिन को लगा मानो उसके सारे शब्द व्यर्थ हो गए हों। रूठकर वो मुड़ी और चली गई। अगर तुम मर गए तो तुम इसके लायक हो। जूफेंग वहाँ अकेला खड़ा सिर खुजला रहा था। मैं मिस्टिकल कल्टीवेटर कैसे बनूं? वो पानी पर तैरती एक छोटी नाव पर बैठा था। लालटेन की रोशनी से माहौल और भी गर्म लग रहा था। जूफेंग को याद आया, लिहेक्सुआन एक असाधारण पावरफुल मिस्टिकल कल्टीवेटर है। मुझे उसे जल्द ही पार करना होगा। उसने सोचा, उसे पार करने का एकमात्र तरीका है खुद को बिजली से मजबूत बनाना। बिजली से शक्ति को मजबूत करने की यह विधि, जिसे डिवाइन पनिशमेंट की शक्ति भी कहा जाता है, बेहद पावरफुल है, लेकिन इसे डेवलप करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जूफेंग ने चिंता से भौहें चढ़ाई। मैं लिहेक्सुआन के लेवल तक कैसे पहुंचूंगा? नाव पर लेटे हुए आसमान की तरफ देखते हुए उसने आह भरी। और इस तरह के शरीर के साथ बिना किसी मिस्टिकल पावर के, हे भगवान, आप सच में बहुत क्रूअल हैं। तभी उसके माथे पर एक छोटा सा बैंगनी 5 पंखुड़ियों वाला फूल प्रकट हुआ, जिससे हल्की सी चमक निकल रही थी। जूफेंग को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो सिर पकड़कर बैठ गया। यह थोड़ा गर्म क्यों लग रहा है? कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ? और अगले ही पल वो छोटा फूल और भी चमकीला होता गया। उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। वो उस विशाल फूल पर लेटा हुआ था। सामने के नजारे
नजारे को देखकर असमंजस में। आखिर क्या हो रहा है? सुबह की धूप छतों पर पड़ रही थी। एक नौकर ने जू फेंग को देखा और तुरंत चिल्लाया, लड़के आखिरकार वापस आ ही गए। मुझे लगा था कि आधी रात को भाग जाओगे। उसने जू फेंग के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, क्या देख रहे हो? जल्दी करो और मेरे लिए शौचालय साफ कर दो। जू फेंग मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वो आदमी गुस्से से भड़क उठा, क्या तुम बहरे हो? ये घर है, अगर तुम शौचालय साफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? जू फेंग ने शांत भाव से कहा, आज दूसरी मालकिन पेंटिंग की क्लास ले रही हैं, इसलिए मुझे उन्हें पढ़ाने जाना है। मेरे पास शौचालय साफ करने का वक्त नहीं है। नौकरों को लगा जैसे कानों में बिजली गिर गई हो। उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जू फेंग ने मासूमियत से पूछा। अरे तो तुम नहीं हो? उसे मारने के लिए उतावले नौकर ने मुक्का मारा, मानो सबक सिखाना चाहता हो। तुम मार खाने को तैयार हो? उसने मन ही मन सोचा, ये बदमाश सच में मेरे आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत करता है। अच्छा, मैं इस मौके का फायदा उठाकर इसे सबक सिखाऊंगा और देखूंगा कि इसके बाद कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। जू फेंग की आंखें चमक उठी और वो चौंक गया। यह क्या है? उसने नौकर की हरकतों पर फोकस किया और हैरान रह गया। ये इतना धीमा क्यों लग रहा है? नौकर का पैर अकड़ गया और वो अपनी जगह पर जम गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने वार से बच लिया। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई मिस्टिकल आर्ट नहीं है, उसने थर्ड रैंक के एक एक्सपर्ट कल्टीवेटर के हमले से खुद को बचा लिया। तो थर्ड रैंक कल्टीवेटर आखिर इतना ही होता है। ये बातें सुनकर नौकर का चेहरा पीला पड़ गया, सिर में खून दौड़ा और उसने एक और मुक्का मारा। मर जा। कई हमलों से बचने के बाद जू फेंग ने अनुमान लगाया, जैसा मैंने सोचा था वो सच में धीमा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी नजर में हर हमला इतना धीमा हो? अविश्वसनीय। अब लुका छिपी खेलने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया और उस आदमी को पीछे की तरफ उड़ा दिया। नौकर जमीन पर गिर पड़ा और खून की उल्टी करने लगा। बाकी नौकर फिर से फुसफुसाने लगे। हे भगवान, लोअर रैंक के किसी ने थर्ड रैंक पीक कल्टीवेटर को हरा दिया। क्या मजाक है? जू फेंग एक पल के लिए रुक गया। तो यही है मेरी करंट पावर? उसने हल्के से माथा छुआ। उस अजीब जगह पर हुई वो मुठभेड़ वाकई अविश्वसनीय लक की बात थी। उस वक्त वो एक कमल के फूल पर बैठा था जो अनगिनत प्राचीन अक्षरों से घिरा हुआ था। जू फेंग खाली नजर से देखता रहा। मैं इन प्राचीन ग्रंथों को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? ये मेरी मेमोरी में मौजूद निशान से बहुत मिलते जुलते हैं। रुको, ये क्या है? उसके सामने एक बैम्बू स्क्रोल प्रकट हुआ। डाओ प्रोफाउंड स्क्रिप्चर। उन्हें याद आया कि इस शरीर की मेमोरीज के मुताबिक डाओ प्रोफाउंड स्क्रिप्चर डाओइस्ट संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ था, हुआशिया का खजाना था। एक निश्चित लेवल तक कल्चरेशन करने पर यह मेथड एक साधारण इंसान को एक्सपर्ट में बदल सकती थी। यह एक अविश्वसनीय रूप से कमाल का खजाना था। बुराई को अच्छाई में, कठोरता को लचीलेपन में, अनुपयोगिता को उपयोगिता में बदलने वाला कुछ भी पॉसिबल था। बैम्बू स्क्रॉल हाथ में पकड़े हुए जू फेंग आत्मविश्वास से भर गया। इससे मैं एक मिस्टिकल कल्टीवेटर बन सकता हूँ। उसने उत्सुकता से इसे खोला। चलो देखते हैं इसके अंदर कौन सी पावरफुल टेक्निक है। कुछ देर स्टडी करने के बाद वो पालथी मारकर बैठ गया और जो कुछ मिला था उसका सारांश निकाला। बाहरी कल्टीवेशन मटेरियल्स के अलावा अंदर सब कुछ हीलिंग नाम की एक मेथड थी। इसमें कोई भी ऑफेंसिव टेक्निक नहीं थी। जू फेंग ने ऊपर करीने से रखे बैम्बू स्क्रोल्स को देखा और सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ पहला स्क्रोल ही पढ़ पाऊं, या मुझे इसके बाद वाले स्क्रोल्स पढ़ने से पहले अपनी कल्टीवेशन टेक्निक में सुधार करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने फोकस किया और कल्टीवेशन फिर से शुरू कर दी। छोड़ो इसे, बहुत ज्यादा होना शायद अच्छी बात नहीं है। सिर्फ इस स्क्रिप्चर के दम पर मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि मैं ली हेक्सवान का सामना नहीं कर सकता। कल्चरेशन खत्म करते ही वो आश्चर्य से बोला, ये डायोप्रोफेंट स्क्रिप्चर वाकई बहुत पावरफुल है। इसकी कल्चरेशन अभी भी कठिन है और कौन जाने आगे क्या होगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपने शरीर में पहले से कुछ बदलाव महसूस कर रहा हूँ। चलो इसका टेस्ट करते हैं। अचानक एक लहर उठी और जू फेंग ने पानी पर प्रहार किया, जिससे 2 मछलियां हवा में उछल गईं। उसने अपने ऊपर गिरती बूंदों को पकड़ा और खुशी से कहा, सेकंड रैंक। अब नौकर के सामने गंभीर चेहरे के साथ खड़े होकर उसने कहा, अब जब मैं मिस्टिकल कल्टीवेटर बन गया हूँ तो मैं दूसरों को मुझे परेशान नहीं करने दूंगा। नौकर का चेहरा पीला पड़ गया और वो डरते हुए बोला, आप कब से मिस्टिकल कल्टीवेटर बन गए? जू फेंग ने उस चिड़चिड़े आदमी को नीचे देखा और उसे थोड़ा डराने का फैसला किया। हैरान हो, मैंने पूरी रात कल्टीवेशन की और भोर होते होते मिस्टिकल कल्टीवेटर बन गया, बस सही वक्त पर, ताकि अपनी एबिलिटीज का टेस्ट करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं। उसने नौकर की छाती पर पैर रख दिया, जिससे वो ऐसे चीख उठा जैसे किसी सुअर को काटा जा रहा हो। आह! जू फेंग ने उसे घूर कर देखा। तुमने खुद ही ये मुसीबत मोल ली है। फिर उस आदमी के हाथ पर पैर रखकर पूछा, बताओ शौचालय कौन साफ करेगा? नौकर तुरंत समझ गया और जल्दी से बोला, आह, मैं साफ करूंगा। जू फेंग ने ताना मारा, चूंकि तुम मेरी मदद करने के लिए इतने उत्सुक हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। उनके पीछे खड़े नौकर बुदबुदाए, ये तो हद से ज्यादा बेशर्मी है। जू फेंग को सीटी बजाते हुए जाते देख वे एक दूसरे के करीब झुके और फुसफुसाए, ये आदमी अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? बिल्कुल अलग इंसान बन गया है। हमें इसे दोबारा नहीं उकसाना चाहिए। नौकरों के क्वार्टर में जू फेंग ने दरवाजा खोला और अंदर का नजारा निराशा से देखा। मजाक कर रहे हो क्या? उसने आह भरी। पिछले जन्म में मैं कभी इतनी तंग जगह में नहीं रहा। किसने सोचा था कि इस जन्म में इतनी घटिया जगह पर रहना पड़ेगा?
पड़ेगा। जू फेंग ने मुट्ठी भींची और खुद को मजबूत किया। लगता है अभी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ऐसी जगह पर रहना जहाँ शरीर भी मुश्किल से सहन कर पा रहा है। देर सवेर बीमार पड़ जाऊंगा। और फिर उसे ली हक्सुआन याद आई, एक टाइम बॉम्ब की तरह। एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जू फेंग और भी लगन से काम करने लगा। वो बैठ गया और फिर से कल्टीवेशन शुरू कर दी। मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और पावर को और ऊपर ले जाना होगा। एनर्जी का एक विशाल पिंड उसके शरीर को घेर लिया। मेरी करंट पावर सेकंड रैंक पीक पर है। मुझे थर्ड रैंक तक पहुंचना ही होगा। बैंगनी रंग का एक लाइट पिलर लगातार असीम शक्ति बिखेर रहा था। 1 घंटे बाद सूरज की रोशनी में नहाते हुए जू फेंग ने अपने शरीर को देखा और खुशी से चिल्लाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने थर्ड रैंक पीक तक कल्चरेशन कर ली है। जू फेंग ने ठुड्डी हाथ पर टिकाई और सोचने लगा। डाओ, प्रोफेंड स्क्रिप्चर और उस अजीब बैंगनी बिजली का कॉम्बिनेशन आश्चर्यजनक रूप से पावरफुल इफेक्ट डालता है। आखिर वो बैंगनी बिजली है क्या? समझ न आने पर उसने यह विचार एक तरफ रख दिया और अंगड़ाई ली। इसके बारे में सोचने का क्या फायदा? अगर इससे पावर बढ़ती है तो अच्छी बात है। उसने मन ही मन कहा, मुझे जल्द से जल्द फोर्थ रैंक तक पहुंचना है, फिर फिफ्थ रैंक में एंटर करना है। फिफ्थ रैंक का मिस्टिकल कल्टीवेटर बनते ही श्याओ निवास में मेरा रुतबा बढ़ जाएगा। जू फेंग ने अपनी नॉलेज रिव्यू की। इसके अलावा फिफ्थ रैंक तक पहुंचने के बाद ही मैं डाओ प्रोफाउंड स्क्रिप्चर से मिस्टिकल ट्रैंक्विलिटी आर्ट का अभ्यास कर सकता हूँ, जो मन को शांत करती है, आत्मा को मजबूत करती है और घावों को भरती है। यह सोचकर वो थोड़ा निराश हुआ। लेकिन फिफ्थ रैंक तक पहुंचने के लिए शरीर के भीतर से पावर निकालने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होगी। अचानक जांग युआन दरवाजे के बाहर प्रकट हुआ और पूछा, जूफेंग क्या तुम ठीक हो? जूफेंग की आवाज थोड़ी झिझक भरी थी। जी जांग युआन, नौजवान ने अजीब तरह से सिर खुजाया। हाँ हाँ, तो तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ? जूफेंग ने एक पल सोचा। मुझे ये इंसान अच्छी तरह याद है। वो भी ओरिजिनली एक कुलीन परिवार से था, लेकिन परिवार पर आई एक बड़ी आफत के बाद जूफेंग की तरह ही माँ बाप दोनों को खोकर श्याओ निवास में आ गया था। वो फोर्थ रैंक का एक हाई लेवल मिस्टिकल कल्टीवेटर लगता था, लेकिन जरूरी रिसोर्सेज की कमी की वजह से बिना कोई प्रोग्रेस किए वहीं फंसा हुआ था। जांग युएन ने आगे कहा, पिछले कुछ दिनों से मैनेजर मुझे कुछ कामों के लिए बाहर भेज रहा था। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये वापस आने के बाद ही पता चला। तुम बताओ। श्याओ निवास में जियांग युआन ही एकमात्र इंसान था जो सच में जू फेंग की परवाह करता था। जू फेंग ने थोड़ी अजीब सी मुस्कान दी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी बात थी। उस नौजवान ने उत्साह से उसके कंधे पर थपथपाया। तुम बदल गए हो यार, पहले से बिल्कुल अलग हो। हाँ हाँ हाँ, जू फेंग ने थोड़ा असहज होकर जवाब दिया। ऐसी घटना के बाद तो कोई भी बदल ही जाता है। जांग युआन बैठ गया और दिलासा दिया। ज्यादा चिंता मत करो, थोड़ी परेशानी हुई होगी, लेकिन अब पहले से बेहतर हो। उसकी आवाज धीमी हो गई। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। हालांकि अभी तुम्हारे लिए हालात थोड़े खतरनाक हैं, लेकिन जब तक ली हेक्सुआन और उसके लोगों से दूर रहोगे तब तक सब ठीक रहेगा। आखिर यह श्याओ का घर है। 1 महीने में जब वे चले जाएंगे तब छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जू फेंग ने बदले में अपने दोस्त के बारे में पूछा, तुम अभी तक रैंक 5 तक नहीं पहुंच पाए हो ना? जियांग युआन ने आह भरी। आह, उन कुलीन परिवारों के बच्चों के पास जो रिसोर्सेज हैं, उनके बिना सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर यह आसान कैसे हो सकता है? उसने गंभीरता से याद दिलाया। चूंकि तुम आखिरकार मस्टिकल कल्टीवेटर बन गए हो, इसलिए लगन से कल्टीवेशन करनी होगी। जू फेंग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मुझे पता है, लेकिन जू फेंग के मन में कुछ और ही चल रहा था। ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन रिसोर्सेज के बिना फिफ्थ रैंक तक पहुंचना वाकई मुश्किल है। सुनहरी धूप में जू फेंग आंगन का जायजा लेते हुए सोच में डूब गया। मुझे जियांग युआन के लिए कुछ रिसोर्सेज जुटाने का रास्ता खोजना होगा। उसकी मदद करनी होगी ताकि वो फिफ्थ रैंक तक पहुंच सके। एक बार वहां पहुंच गया तो श्याओ निवास में उसकी पोजीशन में जबरदस्त बदलाव आएगा। उसने खुशी से सोचा, फिर मुझे भी थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाएगा। अचानक एक आवाज सुनाई दी। हम्फ! एक नौकर होकर बस आराम करना ही आता है। चौंक कर वो जम गया और पीछे मुड़ा। जू फेंग को लगा कि उसकी किस्मत वाकई खराब है। शाओ यिलिन, कितनी बुरी किस्मत है। उसने बस यूं ही मन में कुछ बुदबुदाया था कि श्याओ परिवार की दूसरी मालकिन ने सुन लिया। उसने झट से हाथ जोड़कर इनकार किया। हैं? कौन काम चोरी कर रहा है? एक नौकर होने के नाते मैं ऐसे विचार कैसे रख सकता हूँ? दूसरी मालकिन, आपने शायद गलत सुना है। फिर उसने जल्दी से अपनी बात सुधारी। मेरा मतलब था कि किसी को भी बिल्कुल आलसी नहीं होना चाहिए। साफ तौर पर शाओ यिलिन को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने एक ऐसी घुरघुराहट भरी आवाज निकाली जिससे जू फेंग थोड़ा असहज हो गया। अगर इस बड़ी बहन ने मुझे पकड़ लिया तो क्या मेरी बुरी मौत हो जाएगी? श्याओ यिलिन ने अचानक आह भरी, जिससे जू फेंग घबरा गया। सब खत्म। वो नाखुश लग रही है। शायद मेरे लिए सब कुछ अच्छा नहीं होगा। उसने झट से कहा। दूसरी मालकिन, आपको किसने नाराज किया? ऐसा लग रहा था मानो वो इसी सवाल का इंतजार कर रही थी ताकि गुस्सा निकाल सके। वो तुरंत शेरनी की तरह भड़क उठी और बोली, लिंग परिवार की उस मोटी औरत के अलावा और कौन? उसने आज मेरी नौकरानी को पीटने की हिम्मत की। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। क्या उसे सच में लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? जू फेंग को बात समझ में आ गई। तो उसे बाहर धमकाया जा रहा था। इस शहर में लिंग परिवार और श्याओ परिवार कट्टर दुश्मन थे और दूसरी मालकिन और लिंग परिवार की युवती आग और पानी की तरह थी। लगभग हर बार जब
जब वे मिलती तो दोनों के बीच कहासुनी हो जाती। शाओ यिलिन के गुस्से वाले चेहरे को देखकर उसने मन ही मन आह भरी। भले ही दूसरी मालकिन को सभ्य न कहा जा सके, लेकिन जो भी औरत उन्हें इतना गुस्सा दिला सकती है वो भी कोई साधारण इंसान नहीं है। जू फेंग ने तुरंत उसका पक्ष लिया। उस घटिया उपद्रव ने दूसरी मिस को फिर से उकसाया। किसी को अपनी बात से सहमत होते देख शाओ यिलिन ने अपना गुस्सा तुरंत निकाल दिया। बिल्कुल सही, वो सच में एक नंबर की बदतमीज है। उस लड़की ने तो मुझे डांटने और शाओ परिवार के पूर्वजों का अपमान करने की हिम्मत ही कर ली। अगर मेरे नौकर इतने निकम्मे न होते तो मैं उसका जबड़ा कब का तोड़ देती। उसने दांत पीसते हुए कहा। हम्फ, क्या वो सिर्फ अपने ताकतवर नौकरों के भरोसे ही नहीं जी रही? अगर मैं खुद कुछ करने में इतनी आलसी न होती तो उन सबको बहुत पहले ही निपटा देती। शाओ यिलिन को अपने सपोर्टर की याद आ गई। हम्फ, मैं अभी चचेरे भाई से मिलने जा रही हूँ और उनसे कुछ लोगों की मांग करूंगी। मौका न चूकते हुए जू फेंग ने आगे बढ़कर कहा, अगर दूसरी मालकिन को किसी की जरूरत हो तो आप मुझे साथ ले जा सकती हैं। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम? एक पल हिचकिचाने के बाद शाओ यिलिन मान गई। ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन जब वक्त आएगा तो मेरे पीछे खड़े रहना। जू फेंग बहुत खुश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी मिस, चिंता मत करो। शाओ लिनलू बरामदे के नीचे सुनहरी धूप में चुपचाप बैठी पड़ रही थी, जिससे पूरा नजारा बेहद शांत लग रहा था। शाओ यिलिन ने दरवाजे से आवाज दी, चचेरे भाई। शाओ लिनलू ने ऊपर देखा और तुरंत जू फेंग को उसके पीछे खड़ा पाया। वो थोड़ा हैरान था। यो यिलिन के साथ क्यों आया? वो आगे बढ़ी और विनती की, चचेरे भाई, मुझे कुछ 5th रैंक के मिस्टिकल कल्टीवेटर्स दे दीजिए। मैं उस दुष्ट लड़की लिंग हुआ को सबक सिखाना चाहती हूँ। वो चौंक गया। क्या 5th रैंक के? पूरी बात जानने के बाद उसने मना कर दिया। अगर 5th रैंक के मिस्टिकल कल्टीवेटर्स हरकत करते हैं तो लिंग परिवार के नौकर उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इससे दोनों परिवारों के बीच का टकराव और भी बढ़ जाएगा। शाओ यिलिन की आंखों में पानी भर आया और उसने फिर पूछा, चचेरे भाई, क्या आप मुझे ये दे रहे हैं या नहीं? फिर वो उनकी बाह पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। शाओ लिनलू बेबस और दयालु दोनों था। मैं तुम्हें 3 टॉप 4th रैंक कल्टीवेटर सौंप दूंगा। कुछ नौकरों से निपटने के लिए इतना काफी है। उसने पल भर में भाव बदल लिया और तुरंत मान गई। ठीक है। अपना लक्ष्य हासिल कर लेने के बाद शाओ यिलिन खुशी खुशी जाने के लिए मुड़ी। चलो चलते हैं। जू फेंग आज्ञाकारी होकर उसके पीछे पीछे चला और बोला, हाँ। शाओ लिनलू ने उसे याद दिलाया, जू फेंग, अब से ज्यादा सावधान रहना। ली हेक्सुअन की नजर में न आने की पूरी कोशिश करना। उसने जवाब दिया, समझ गया। निश्चिंत रहें युवा स्वामी। जैसे ही जू फेंग और शाओ यिलिन गलियारे से नीचे जा रहे थे, उनकी मुलाकात एली वेई से हो गई। उसने तुरंत उन्हें उकसाया, अब भी यहाँ रुकने की हिम्मत है? जू फेंग ने मन ही मन सोचा, लगता है ऐसा ही होगा। जितना कम मैं किसी से मिलना चाहता हूँ उतना ही पक्का होता है कि मुलाकात हो ही जाएगी। ली वे फिर से बड़बड़ाने लगा, लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। शाओ यिलिन जू फेंग के सामने खड़ी हो गई और उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। यहीं रुक जाओ ली वे, ये मेरे तीसरे चाचा का घर है, तुम्हारा नहीं। वो अब भी व्यंग्य करते हुए उंगली से इशारा कर रहा था। दूसरी मिस शाओ, अगर आप इस निकम्मे को अपने पास रखेंगी तो यह शाओ परिवार की बदनामी ही करेगा। क्यों ना मैं इसे आपके लिए हटा दूं? उसने उसे गुस्से भरी नजर से देखा। यह शाओ परिवार का सदस्य है, तुम्हारे जैसे बाहरी को इसे सबक सिखाने का अधिकार नहीं है। ली वे ने जू फेंग के कान में फुसफुसाया, बच्चे, आज तो खुद को भाग्यशाली समझो, लेकिन अगली बार इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। मैं अभी 1 महीने और यहीं रहूंगा, तुम्हें सबक सिखाने का मौका जरूर ढूंढूंगा। जू फेंग ने हाथ बांधकर जवाब दिया, मुझे डर है कि आप में वो क्षमता नहीं है। ली वे ने उन शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, तुम्हें मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता है ना? ली वे ने उसे धक्का दिया और कहा, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर 1 महीने के अंदर तुम्हारे हाथ पैर टूट गए तो तुम घुटने टेक कर मुझे प्रणाम करोगे और दादाजी कहोगे, वरना मैं तुम्हें दादाजी कहूंगा। शाओ यिलिन चिल्लाई, ली वे, लोगों को इतना परेशान मत करो। जू फेंग मुस्कुराया, मैं शर्त मान लेता हूँ। फिर उसने हिम्मत दिखाते हुए शर्त बदल दी, लेकिन प्रणाम करने के बारे में सोचना भी मत। अगर मैं हार गया तो मैं खुद को मार डालूंगा। ली वेई को लगा कि उसे बढ़िया डील मिल गई, इसलिए वो तुरंत मान गया। हाँ, ठीक है। फिर वो हंसते हुए अकड़कर चला गया। शाओ यिलिन ने चिंता से पूछा, जू फेंग, तुमने उससे शर्त क्यों लगाई? तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। जू फेंग ने गंभीरता से जवाब दिया, दूसरी मालकिन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वो उसे सिर्फ दिलासा दे सकी। भूल जाओ, अब से मेरे साथ रहो। जब तक मैं यहाँ हूँ वो तुम्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, दूसरी मालकिन की कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जियांग युआन उससे बार बार पूछता रहा, चुप फेंक, तुमने ली वेई को क्यों उकसाया? वो एक रईस है, तुम्हारे जैसे नौकर को मारना उसके लिए आसान होगा। क्या थोड़ा संयम नहीं रख सकते थे? वो उसके करीब झुककर सलाह देने लगा, अगर हालात बिगड़े तो बस भाग जाना, बहुत दूर भाग जाना। ली वे तुम्हारे जैसे नौकर का 1000 मील तक पीछा सिर्फ मारने के लिए नहीं करेगा। जियांग युआन की लगातार बकबक को नजरअंदाज करते हुए जू फेंग गहरी सोच में डूबा रहा। 6th रैंक तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मेरे पास डाउ प्रोफाउंड स्क्रिप्चर है, कम से कम अभी भी थोड़ी उम्मीद तो है। उसने सिर खुजाया और मासूमियत से पेश आया, मैंने अभी इतना आगे नहीं सोचा है, बस 1 महीने तक धैर्य रख सकता हूँ। जियांग युआन घबराकर चिल्लाया, तुम इतने जिद्दी कब से हो गए? वो एक कुलीन है और ऊपर से एक सच्चा 6th
रैंक मिस्टिकल कल्टीवेटर है। तुम्हें मारना चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। जूफेंग ने हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाकर देखो कि दूसरी मालकिन को किसी मदद की जरूरत है या नहीं। जियांग युआन उसकी शांति देखकर थोड़ा हैरान हुआ और सहज ही बोला, ठीक है। तभी पास की एक इमारत से एक आवाज आई, ओह देखो कौन है, क्या ये कोई जानी पहचानी नहीं है? सादे दिखने वाली भरी पूरी युवती ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, क्या ये वही दूसरी मिस श्याओ नहीं है जिन्हें मैंने अभी अभी भगाया था? क्या गुस्से में वापस आ गई और इस बेकार कचरे को यहाँ वापस लेने के लिए ले आई? वो कोई और नहीं बल्कि लिंग परिवार की सबसे बड़ी युवती लिंग हुआ थी। चू फेंग का चेहरा पीला पड़ गया और वो जियांग युआन के पीछे छिप गया, मन ही मन सोचते हुए ये अजीबोगरीब औरत कहाँ से आ गई। लिंग हुआ शर्मा गई। उसे लगा कि जू फेंग उसकी खूबसूरती से मोहित हो गया है। उसने कहा, शाओ यिलिन, क्या ये आपकी नौकरानी है? मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं और ये पहले से ही डर के मारे पीला पड़ गया है। बदला लेना चाहते हो? सपने देखते रहो। जू फेंग ने तुरंत पलटवार किया। हालांकि वो भी सच ही बोल रहा था। मैं भी नहीं चाहता। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि लिंग परिवार की सम्मानित बड़ी युवती इतनी मोटी होगी। यह सुनकर शाओ यिलिन जोर से हंस पड़ी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे तुम छोटी लड़की लिंग के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर सच भी है तो इतनी सीधी बात नहीं कहनी चाहिए। लिंग हुआ गुस्से से दांत पीस रही थी। वो चिल्लाई, तुम कमीने कुत्तों को सच में मरने की इच्छा है? इन्हें पकड़ो। शाओ यिलिन पीछे हटने को तैयार नहीं थी और उसने अपना आदेश दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? जू फेंग ने जियांग युआन को घिरते हुए देखा और स्थिति का तुरंत जायजा लिया। एक 4th रैंक कल्टीवेटर को रोकने के लिए 3 थर्ड रैंक कल्टीवेटर्स की जरूरत थी। अपने सामने खड़े लोगों को देखकर वो झिझका। हर रैंक के बीच पावर का अंतर बहुत ज्यादा था। क्या उसे भी मदद के लिए जाना चाहिए? लेकिन शाओ यिलिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। इधर उधर मत भागो। यहाँ कोई भी साधारण कल्टीवेटर तुम्हें पीट पीट कर मार सकता है। जू फेंग ने हैरानी से कहा, उह, और वो बस वहीं खड़ा रहा और एक एक करके नौकरों को लात मारकर भगाते हुए देखता रहा। उसने घमंड से कहा, तो बस यही है तुम्हारे नौकरों की कीमत? लिंग हुआ गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, तुम निकम्मे कचरे मेरी बेइज्जती कर रहे हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने मुड़कर आदेश दिया, जीगुई नीचे आओ और मेरी मदद करो। शाओ यिलिन चौंक गई। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया, पीछे हटो, लड़ना बंद करो। जू फेंग ने उलझन में पूछा, दूसरी मालकिन क्या बात है? शाओ यिलिन ने समझाया, जिस जी गुई को उसने बुलाया है वो उसका सबसे ताकतवर अधीनस्थ है। उसके कुछ फॉलोअर्स भी 4th रैंक के हैं। अगर वो भी यहाँ आ गया तो हम नुकसान में रहेंगे। उन्हें एक बड़े ग्रुप में इकट्ठा देखकर उसे गुस्सा आया। धिक्कार है, क्या वे हमें संख्या बल से हराने की कोशिश कर रहे हैं? शाओ यिलिन ने आदेश दिया, अभी मेरे भाई को बताओ, उनसे कहो कि लोगों को यहाँ लाएं। जब उसने देखा कि जू फेंग ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वो चिल्लाई, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। जू फेंग की आंखों में सावधानी झलक रही थी और उसने जवाब दिया, मैडम मुझे खेद है कि अब मदद के लिए बुलाने का वक्त नहीं है। अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो मुझे इसे संभालने दीजिए। शाओ यिलिन संदेह से भर उठी। तुम? उसने बाहें मोड़ ली। उसे यकीन नहीं हुआ जब तक तुम 5th रैंक पर नहीं पहुंच जाते। लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह गलत साबित हो गई। अरे तुम? उसे तेजी से आगे बढ़ते और सीधे लड़ाई में कूदते देख शाओ यिलिन हक्का बक्का रह गई। ये लड़का इतना फुर्तीला कब से हो गया? लिंग परिवार के नौकरों ने तुरंत उसे देख लिया। हूँ, ये लड़का यहाँ कब आ गया? लड़के मार खाने को बुला रहा है? चू फेंग मुस्कुराया, हे। उसने अपना हाथ घुमाया और मुट्ठी भर कुछ उन पर फेंक दिया। देखो मेरा सर्वोच्च सीक्रेट वेपन। उस पर वार होते ही सब घबरा गए और चिल्लाए, आह मेरी आंखें, ये चोट पहुंचा रहे हैं। जू फेंग ने अपने साथियों को याद दिलाया, जल्दी करो और इन्हें बाहर निकालो। जियांग युआन सबसे पहले आगे बढ़ा, भाइयों चलो चलें। फिर उसने सिर घुमाकर सूचना दी, सेकंड मिस मिशन पूरा हुआ। शाओ यिलिन ने उत्साह से जू फेंग को गले लगा लिया। जू फेंग तुम कमाल हो। शर्मिंदा होकर वो चिल्लाया, सेकंड मिस मेरा दम घुट रहा है। उसकी छाती से लिपटी हुई वो खुशी से एक पल के लिए थम गई। फिर उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया और अजीब तरह से अपना गाल खुजलाया। अहम, मुझे आपसे इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी। जू फेंग ने उसे टोकते हुए कहा, दूसरी मिस इसे चालाकी कहते हैं। लेकिन मन ही मन उसने विरोध किया, मैं बेशर्म कैसे हो सकता हूँ? मैंने आपकी मदद की है ना? शाओ यिलिन ने इतराते हुए कहा, तो फिर हमारे शाओ परिवार के नौकर आपके लिंग परिवार के नौकरों से ज्यादा ताकतवर हैं, है ना? लिंग हुआ ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसी घिनौनी चालें चलने पर भी शर्म नहीं आती? शाओ यिलिन ने आत्मविश्वास से अपने बाल लहराए, हमारे एक साधारण नौकर से ही तुम्हारे लिंग परिवार के 3rd रैंक नौकर का काम तमाम हो सकता है। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आया। लिंग हुआ ने चिढ़कर कहा, थोड़ा पहले आने में क्या हर्ज था? हे गुई ने शांत भाव से जवाब दिया, कृपया नाराज न हो मैडम, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ उनसे निपटने में। उसने अपने पीछे खड़े नौकरों को आदेश दिया, उन्हें घेर लो, भागने मत देना। एक घमंडी नौकर ने जवाब दिया, जी मालिक। और अपनी अधिक संख्या का फायदा उठाते हुए उन्होंने झट से जू फेंग के ग्रुप को घेर लिया। शाओ यिलिन ने धमकी देते हुए कहा, हे गुई तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हें लगता है कि लिंग परिवार से चिपके रहने से तुम पावरफुल बन जाओगे? अगर शाओ परिवार तुमसे निपटना चाहेगा तो यह दुनिया का सबसे आसान काम होगा। हे गुई ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और ठंडे लहजे में कहा, कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे मालिक को धमकाने के लिए तुम्हें किसने कहा? जू फेंग अचानक हंस पड़ा। हाँ, लिंग हुआ चिढ़ गई, तुम किस बात पर हंस रहे हो? उसने हे गुई की तरफ इशारा करते हुए मजाक उड़ाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोटे का मातहत भी मोटा होगा। जू फेंग उसे
से उकसाता रहा। अपनी मोटी मालकिन को ध्यान से संभालो, अगर वो गिर गई और तुम दोनों में से कोई भी नहीं उठ पाया तो यह बहुत दुखद होगा। अगर लिंग हुआ यह सब सह सकती थी तो समझो आसमान ही गिर जाए। वो चिल्लाई, तुम लोग अभी तक इनसे निपट क्यों नहीं रहे हो? हेगी ने अपनी मालकिन की तरह दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? फिर उसने आदेश दिया, उस बदमाश का मुंह सिल दो। नौकर पहले से ही लड़ाई के लिए उतावले थे, इसलिए उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया। जी। जियांग युआन प्रोटेक्टिव होकर जू फेंग के सामने दौड़ पड़ा। देखते हैं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। जू फेंग हिल गया। जियांग युआन तुम, शाओ यिलिन भी बोल पड़ी। हेगुई, मुझे छूने की कोशिश तो करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम इस शहर में जीवित न रह सको। हेगुई ने भयावह लहजे में जवाब दिया, तुम श्याओ परिवार की दूसरी मैम हो, जाहिर है मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं तो बस तुम्हारे नौकरों की पिटाई कर रहा हूँ। उसने धूर्त मुस्कान के साथ दांत दिखाए। जरूर मास्टर श्याओ, इस पर कोई हंगामा नहीं करेंगे है ना? मारो उन्हें, तब तक मारो जब तक वे जमीन पर रेंगने न लगे। नौकर भी जोश से आगे बढ़ गए। इन सबको अपाहिज कर दो। अपने सामने चल रही उस अराजक लड़ाई को देखकर जू फेंग ने अनुमान लगाया कि उनमें से कई फोर्थ रैंक कल्टीवेटर्स थे। श्याओ यिलिन चिंतित हो गई। यह बुरा है, उनमें से कई फोर्थ रैंक के हैं और संख्या भी बहुत ज्यादा है। हम नुकसान में हैं। उसने उसे धक्का देकर दूर किया और कहा, जू फेंग अभी जाओ और श्याओली को यहाँ बुलाओ। लिंग हुआ जो पहले से ही नाराज थी, उसने तुरंत आदेश दिया, हे गुई, उस बदमाश से निपटो। उसने जवाब दिया, समझ गया। हे गुई उड़कर आया और चिल्लाया, बदमाश, आज मैं तुम्हारी उस पतली सी हड्डी को तोड़ दूंगा। शाओ यिलिन जू फेंग के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेगी का चेहरा बदल गया, क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा था, कुछ नौकरों को पीटना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर उसने शाओ परिवार की दूसरी माम को चोट पहुंचाई तो 10th रैंक कल्टीवेटर मास्टर शाओ के क्रोध का सामना करना, क्या यह उसके लिए निश्चित मौत नहीं होगी? धिक्कार है। अच्छी तरह सोचने के बाद हिगुई गुस्से में तो था, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोका। बाकियों से निपटते ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जू फेंग ने ठंडी सी आवाज में कहा। जियांग युआन ने चेतावनी दी, सावधान रहो। एक नौकर दौड़ पड़ा, मोटे मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ। जियांग युआन चौंक गया और उसे टाइम पर रोक नहीं पाया। अरे, पहले से ही गुस्से में हे गुई ने किसी को मूर्खतापूर्ण तरीके से मरने के लिए दौड़ते देखा तो उसकी आंखें तेज हो गईं और उसने अपने हाथ में खी इकट्ठी की। फिर उसने एक जोरदार मुक्का मारा जिससे नौकर चीखते हुए कई मीटर दूर जा गिरा। आह! हिगुई ने घमंड से हंसते हुए कहा, 5th रैंक कल्टीवेटर, मैंने कुछ दिन पहले ही 5th रैंक हासिल किया है। उसके मोटे चेहरे पर गर्व का भाव था। उसने मुंह खोलकर उन्हें चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो तुम चारों एक साथ मुझ पर हमला करो। जांग युएन और बाकी तीनों ने हिम्मत जुटाई और चुपचाप एक ही फैसला किया, वे हेगुई के खिलाफ एकजुट होंगे। बिना वक्त बर्बाद किए चारों तीर की तरह आगे बढ़े। एक के हाथ में झाड़ू थी, दूसरे ने खाली हाथ हमला किया। पूरा इलाका लड़ाई की आवाजों से गूंज उठा। फिर भी उन चारों में से किसी के पास भी उस मोटे आदमी का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। उसने उन सभी को अपने पैरों तले गिरा दिया। उसने घमंड से दूसरों से कहा, श्याओ परिवार के नौकर एक भी वार नहीं सह सकते। फिर हे गुई जू फेंक की तरफ बढ़ा, अपने हाथों को मलते हुए मानो उसे कुछ घूंसे मारने की तैयारी कर रहा हो। उस मोटी लिंग हुआ ने भी शाओ यिलिन को रोक दिया, उसके संघर्ष और प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए। लिंग हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे क्यों रोक रही हो मोटी बुढ़िया? शाओ यिलिन को रोके हुए भी लिंग हुआ ने पीछे मुड़कर हे गुई को एक्शन लेने के लिए उकसाना नहीं भूला। मैंने शाओ यिलिन को पकड़ रखा है, जल्दी करो और उस बदमाश की टांगे तोड़ दो। हे गुई ने अपने सामने खड़े नौजवान को घूरकर देखा और उसका उपहास उड़ाया। बदमाश, देखते हैं इस बार तुम्हें कौन बचाएगा। जो फेंक भी इस आदमी की भयानक ताकत को महसूस कर सकता था। 5th रैंक कल्टीवेटर की पावर ही 3 4th रैंक कल्टीवेटर्स को एक साथ गिराने के लिए काफी थी। हे गुई आंखों में जानलेवा इरादे लिए जो फेंक की तरफ बढ़ा, मुक्का मारने की तैयारी में। बदमाश, देखो मैं एक ही वार में तुम्हारी टांगे तोड़ देता हूँ। इसी बीच शाओ यिलिन लिंग हुआ की पकड़ से निकलने का रास्ता खोजने के लिए बेताब थी। वो हे गुई को रोकना चाहती थी, लेकिन वो मोटी बुढ़िया उसे कहीं जाने नहीं दे रही थी। फिर भी जू फेंक बेहद शांत था। हे गुई की स्पीड उसे बहुत धीमी लग रही थी और वो सोचने लगा, क्या सच में यही 5th रैंक कल्टीवेटर की स्पीड है? जू फेंक ने मन ही मन सोचा, ये इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है? इसी वजह से उसने आसानी से उस मोटे आदमी के मुक्के को चकमा दे दिया, जिससे हिगुई पूरी तरह से हैरान रह गया। गति के कारण उसका मुक्का जू फेंक को लगने के बजाय चूक गया और रेलिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए। शाओ यिलिन भी इस बात से पूरी तरह चौंक गई कि जू फेंक एक 5th रैंक कल्टीवेटर के मुक्के को कैसे चकमा दे सकता है। और वो मोटा हे गुई भी जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। हे गुई के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन उसने अपना घमंडी रवैया बनाए रखा और कहा, तुम बदमाश आखिर थोड़े फुर्तीले तो हो ही। जू फेंक ने खुलेआम ये बात एक्सेप्ट की और उसे और भी चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं हमेशा से ही फुर्तीला रहा हूँ, खासकर तुम्हारे जैसे मोटे आदमी की तुलना में, जिसे सिर्फ गिरना आता है और फिर उठना नहीं। इस अपमान से क्रोधित होकर मोटा आदमी उछल पड़ा और उसने फिर से मुक्का मारा, लेकिन इस बार भी जू फेंक ने चकमा दे दिया। हेगुई का संतुलन एक बार फिर बिगड़ गया और उसकी मुट्ठी इतनी जोर से जमीन पर पड़ी कि जमीन फट गई। मोटी लिंग हुआ गुस्से से आग बबूला हो गई और लगातार चिल्लाने लगी, जबकि शाओ यिलिन अचंभित नजर आ रही थी।
एक बार चकमा देना शायद किस्मत की बात हो सकती है, लेकिन लगातार 2 बार यह महज संयोग नहीं था। मोटी बुढ़िया ने गुस्से में ही गुई पर चिल्लाते हुए कहा, तुम एक प्रतिष्ठित 5th रैंक कल्टीवेटर हो और एक छोटे बच्चे से निपटने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ही गुई मन ही मन चिढ़ गया, यह छोटा बदमाश मेरी इज्जत लूट रहा है। उसने एक दहाड़ मारी, अपनी कमीज फाड़ दी और चिल्लाया, बच्चे अब तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। शाओ यिलिन को फिर से जू फेंग की चिंता होने लगी। कितनी भयानक औरा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जू फेंग खतरे में पड़ जाएगा। हेगुई ने अग्रेसिव होकर जू फेंग के चेहरे पर दहाड़ लगाई। देखते हैं कब तक चकमा देते रह सकते हो, निकम्मे बच्चे। जू फेंग ने पलटवार करते हुए कहा, किसने कहा कि मैं हमेशा चकमा देता रहूंगा। दृढ़ निश्चय के साथ जू फेंग उस मोटे आदमी के पास से तेजी से निकल गया और भौहें चढ़ा ली। मैं तुम्हें अपना आखिरी दांव दिखाऊंगा, हेगुई ने दहाड़ते हुए ताना मारा। मैं तुम्हारे दांव का इंतजार कर रहा था। जू फेंग अत्यंत आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। मेरा छिपा हुआ हथियार ले लो। इतना कहकर उसने मुट्ठी भर पाउडर सीधे हेगुई की आंखों में फेंक दिया। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, पाउडर उस मोटे आदमी की आंखों में चला गया, जिससे उसे इतनी तेज जलन हुई कि वो बच्चे की तरह चिल्ला उठा, मेरी आंखें, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। यह देखकर लिंग हुआ गुस्से से आग बबूला हो गई और बड़बड़ाते हुए बोली, बेकार कचरा। यह सब देखकर शाओ यिलिन बेहद खुश हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और फिर से जू फेंग की बाहों में जा गिरी, जबकि लिंग हुआ सिर्फ दांत पीसती रही। जू फेंग तुम कमाल हो। मौका पाकर शाओ यिलिन ने जू फेंग से कहा कि वो जल्दी से उस मोटे आदमी को खत्म कर दे। जू फेंग तुरंत मान गया। जैसा आप कहें मैडम। उस मोटे आदमी को बेतहाशा हाथ पैर पटकते देख जू फेंग मन ही मन खुश हो गया। ऐसी गंदी चाल का शिकार होने के बाद हे गुई असहज होकर गुर्राया, तुम्हें तो मौत की इच्छा है। अचानक जू फेंग हाथ में ईंट लिए हे गुई के ठीक पीछे कूद पड़ा। उसने आत्मविश्वास से अपनी नई चाल का प्रदर्शन किया। हमेशा एक ऊंचा पहाड़ होता है और हमेशा कोई न कोई उससे भी बेहतर छल कपट में माहिर होता है। देखो मेरा अजेय डिवाइन वेपन, ईंट। उनकी मोटे आदमी की आंखें अब देख नहीं पा रही थीं, फिर भी उसे अपने पीछे हलचल सुनाई दी। वो दहाड़ा, तुम मौत को दावत दे रहे हो, और एक मुक्का मारा, लेकिन जू फेंग ने फुर्ती से फिर वार से बच गया। जू फेंग ने सावधानी पूर्वक निशाना साधा और फिर सटीक एम से ईंट फेंकी। ईंट सीधे मोटे आदमी के सिर पर लगी और वो मुंह के बल गिर पड़ा। हेगुई के कुछ साथी आगे बढ़ने ही वाले थे कि जू फेंग ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया और आदेश दिया, वहीं रुक जाओ। बोलते हुए उसने अपना पैर उठाया और हेगुई के सिर पर वार करने के लिए तैयार हो गया, ताकि उन साथियों को डरा सके। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं उसे कुचल दूंगा। मुझे नहीं पता उसके बाद वो जिंदा बचेगा या नहीं। उनमें से एक ने बस इतना कहा, अरे जल्दबाजी मत करो, सब लोग पीछे हट जाओ। उसी पल शाओ यिलिन ने गर्व से जू फेंग को गले लगाया। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था और वो बार बार उसकी तारीफ कर रही थी। जू फेंग तुम अद्भुत हो, अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं, तुम इतनी जल्दी कल्टीवेटर कैसे बन गए। एक लड़की के गले लगने से जू फेंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने धीरे से उसे याद दिलाया, मैडम सब लोग देख रहे हैं। उनमें लिंग हुआ भी थी, जो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। शाओ यिलिन ने तुरंत संयमित और गरिमापूर्ण चेहरा बनाकर लिंग हुआ से कहा, तो मेरे शाओ परिवार के नौकर वाकई कमाल हैं, है ना। फिर भी संतुष्ट न होकर वो उस मोटे आदमी के पास गई और उसे पैर से कुचलते हुए डांटने लगी। मेरे लोगों को परेशान करने का यही नतीजा होता है कमीने। जांग युआन और बाकी सबने भी एक दूसरे को उठने में मदद की। जांग युआन ने अजीब भाव से जू फेंग को देखा और मन ही मन सोचने लगा, क्या यह वही कमजोर जू फेंग है जिसे दिन भर तंग किया जाता था। वो तो बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहा है। लिंग हुआ इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उसने अपने पंखे का हैंडल तोड़ दिया। उसने मुंह खोलकर उस पर लगातार गालियां बरसाईं। तू छोटा कमीना जन्नत का रास्ता है और तू उसे नहीं अपनाना चाहता। ठीक है तो सीधे जहन्नम जा। शाओ यिलिन ने ताना मारा। लिंग हुआ हार मान ले। लिंग हुआ ने हाथ में कई काली गोलियां पकड़ी और चिल्लाई, आज मैं तेरे पूरे घर को सबक सिखाऊंगी। शाओ यिलिन की नजर लिंग हुआ के हाथ में जो कुछ था उस पर पड़ी और वो स्तब्ध रह गई। कुछ पल तक घूरने के बाद उसका चेहरा बेहद बेचैन हो गया और वो घबराकर चिल्लाई, ये तो थंडर शॉक बीट्स हैं। नाम सुनकर जू फेंग ने अपनी ठुड्डी सहलाई और सोचने लगा। जब लिंग हुआ ने देखा कि शाओ यिलिन ने उन्हें पहचान लिया है तो वो और भी ज्यादा इतराई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो तुम्हारी नजर वाकई तेज है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी छोटी नौकरानी इन थंडर शॉक बीट्स को कैसे रोकती है। जू फेंग का चेहरा गंभीर हो गया और वो उन्हें देखते हुए सोचने लगा कि क्या ये थंडर शॉक बीट्स असली हैं? ओरिजिनल बॉडी की मेमोरीज के मुताबिक इस कॉन्टिनेंट पर एक प्रकार के लोग होते थे जिन्हें जादूगर कहा जाता था, जो आत्मा और चेतना को डेवलप करने में माहिर होते थे। वे आत्मा के जरिए पावर का यूज कर सकते थे और इसी वजह से जादूगर आत्मा की शक्ति को समाहित करके कुछ स्पेशल आर्टिफैक्ट्स बना सकते थे। एक जादूगर चीजों में थंडर का सार डाल सकता था और थंडर शॉक बीट्स ऐसी ही एक चीज थी। जब शाओ यिलिन ने उन थंडर शॉक बीट्स को देखा तो वो बेहद चिंतित हो गई। उनका लेवल बिल्कुल भी कम नहीं था। यहाँ तक कि 5th रैंक कल्टीवेटर के लिए भी एक बीट का सामना करना मुश्किल होता, तो जू फेंग भला इसे कैसे सहन कर सकता था। गुस्से में शाओ यिलिन ने मुड़कर लिंग हुआ को कोसते हुए कहा, अरे मोटी बुढ़िया, ये तुम्हें कहाँ से मिली? इस छोटे से कस्बे में ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। लिंग हुआ ने
गर्व से जवाब दिया, मुझे यकीन है कि तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, है ना? मैं इन्हें बड़े शहर से लाई हूँ। आत्मसंतुष्ट भाव से भरी लिंग हुआ ने एक बीड़ निकाली और सीधे झू फेंग पर फेंक दी। अब देखते हैं तुम्हारा छोटा नौकर इसे कैसे रोकेगा। उसके द्वारा फेंकी गई थंडर शॉक बीड़ तेजी से झू फेंग की तरफ लुढ़क गई। यह देखकर शाओ इलिन घबराकर झू फेंग से बचने के लिए चिल्लाई, लेकिन लिंग हुआ शायद भूल गई थी कि हे गुई अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। हालांकि वो एक ही तरफ नहीं थे, फिर भी झू फेंग ने उसे लात मारकर दूसरी जगह धकेल दिया ताकि वो थंडर शॉक बीड के इफेक्ट जोन से बाहर रहे। लेकिन उस क्षणिक ध्यान भटकाव में एक और थंडर शॉक बीड किसी तरह लुढ़क कर उसके पांवों तक पहुंच गई। देखते ही देखते एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, जिससे धूल और धुएं के घने बादल हवा में फैल गए। आंसुओं से भीगी आंखों से जू फेंग और शाओ यिलिन की तरफ देखते हुए शाओ यिलिन जू फेंग का नाम पुकारते हुए रो पड़ी। जू फेंग को असहनीय दर्द हो रहा था क्योंकि बिजली की कड़क उसके शरीर को जकड़ रही थी। बाहर लिंग हुआ खुशी से हंस रही थी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार जू फेंग का अंत निश्चित था। लेकिन तभी सडनली उसके सिर के ऊपर की सील फिर से चमक उठी और उसने सारी डिवाइन पनिशमेंट लाइटनिंग को सोख लिया। जू फेंग भी हैरान रह गया और बोल पड़ा कि क्या यह सच में इस डिवाइन पनिशमेंट लाइटनिंग को भी सोख सकता है। सारी बिजली सोख लेने के बाद काले बादल धीरे धीरे छोट गए। जू फेंग को न सिर्फ कोई दर्द नहीं था, बल्कि यह अनुभव उसे बेहद रोमांचक लग रहा था। लिंग हुआ जू फेंग को पूरी तरह सुरक्षित देखकर जम गई और उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। यह बदमाश अभी तक ठीक कैसे है? क्या यह किसी तरह बच गया? मोटी औरत लिंग हुआ अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रही थी और उसने गुस्से में आकर कई और थंडर शॉक बीट्स फेंके। मैं ये मानने से इनकार करती हूँ कि तुम हर बार बच निकलोगे। लगातार बिजली के धमाके हुए, चारों तरफ धुआं फैल गया और बिजली की चिंगारियां कौंध गईं। यह दृश्य देखकर शाओ यिलिन और जियांग युआन दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। वो चिंता से जू फेंग का नाम पुकारने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि धुएं में छिपा हुआ जू फेंग बेहद एक्साइटेड था। इन थंडर शॉक बीट्स के अंदर की बिजली साधना में सहायक हो सकती थी। जो फेंग के सिर के ऊपर की सील लगातार बिजली सोख रही थी, जिससे वो आनंदित हो रहा था। दाओ शुआंग शास्त्र के साथ मिलकर इसने उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी थी। एक भयावह भाव के साथ लिंग हुआ ने कुछ और बीट्स फेंकने की तैयारी की। वो देखना चाहती थी कि वो इसे कब तक झेल सकता है। शाओ इलिन और जियांग युआन ने झू फेंग को भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन जब लिंग हुआ ने लापरवाही से कई थंडर शॉक बीट्स फेंके तो झू फेंग बिना किसी डर के सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ा। अपनी आंखों के सामने यह देखकर शाओ यिलिन अवाक रह गई, जबकि जियांग युआन को लगा कि झू फेंग पूरी तरह मूर्खता कर रहा था। क्या बिजली गिरने से वो इतना बेसुध हो गया था? फिर भी झू फेंग पूरी तरह सेफ था। धुएं में खड़े होकर उसने उस मोटी औरत को ताना मारा कि तुम्हारी थंडर शॉक बीट्स बस इतना ही कर सकती हैं, दिखने में ठीक है लेकिन किसी काम की नहीं। झू फेंग ने मन ही मन अपनी ताकत का आकलन किया और खुद हैरान रह गया। इतने कम वक्त में ही वो 4th रैंक पर पहुंच गया था। लिंग हुआ गुस्से से आग बबूला थी। अब उसके हाथ खाली थे और वो चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी कि उसने सारी बीट्स फेंक दी थी, फिर भी वो कैसे बचा रहा। उस जादूगर को धिक्कार है जिसने इस युवती को धोखा देने की हिम्मत की। शाओ यिलिन ने बाहें मोड़कर लिंग हुआ पर ताना मारा कि वो थंडर शॉक बीट्स से उसके एक मामूली नौकर को भी नहीं हरा सकती। अगर वो उसकी जगह होती तो शर्म से भाग जाती। तुम बुरी तरह हार चुके हो तो यहाँ रुककर खुद को और अपमानित क्यों कर रहे हो? क्रोधित होकर लिंग हुआ ने अपने लोगों को पीछे हटने का इशारा किया और बोली, चलो चलते हैं। लिंग हुआ के दल के जाने के बाद शाओ यिलिन ने थोड़ी हैरानी से झू फेंग की तरफ देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह साधारण नौकर झू फेंग इतना ताकतवर होगा। फिर शाओ यिलिन मुड़ी और नौकरों को निर्देश दिया कि आज जो हुआ है वो बाहर नहीं फैलना चाहिए, खासकर घर में रहने वाले ली वे और ली हेक्सुएन को तो बिल्कुल नहीं। नौकरों ने तुरंत जवाब दिया, जी दूसरी मालकिन। फिर वो जू फेंग की तरफ मुड़ी और बोली कि अब उसे सच में यकीन था कि 1 महीने बाद वो ली वे को चैलेंज दे सकता था। वो उसे हराते हुए देखने का इंतजार करेगी। जू फेंग ने हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया कहा। फिर शाओ यिलिन ने जू फेंग को इनाम देने की तैयारी करते हुए दृढ़ता से कहा कि इस बार उसने बहुत अच्छा काम किया और लिंग परिवार के घमंड को चूर चूर कर दिया। उसे क्या इनाम चाहिए? जब तक यह मेरे पास है यह युवती कंजूसी नहीं करेगी। यह सुनकर शाओ यिलिन की आशा भरी निगाहों के नीचे झू फेंग ने अपनी ठोड़ी सहलाई और कुछ पल सोचा, अगर उसके पास वह चीज है तो क्या वो उसे दे देगी? झू फेंग को अभी भी हिचकिचाते देख शाओ यिलिन ने उसे फिर उकसाया कि क्या चाहते हो झू फेंग? लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि झू फेंग का दिमाग पूरी तरह गलत डायरेक्शन में जा चुका था। इतने सारे लोगों के सामने उसकी आंखें मानो दिल की तरह चमक उठी और उसने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। शाओ यिलिन को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। वो पास आई, उसके चेहरे को घूर कर देखा और पूछा, मुझे चाहते हो? मुझसे क्या चाहते हो? झू फेंग इतना शर्मिंदा हुआ कि उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने अपना सिर खुजाया और अजीब तरह से बात बदल दी। दूसरी मालकिन मुझे जो भी देने को तैयार हो वही मैं चाहता हूँ, मैं बहुत आसानी से खुश हो जाता हूँ। इस बीच वो मन ही मन सोच रहा था कि यह दूसरी मालकिन वाकई आश्चर्यजनक रूप से भोली है। शाओ यिलिन को अभी भी झू फेंग का मतलब समझ नहीं आया, इसलिए उसने बस हाथ हिलाया और यह कहते
कहते हुए चली गई कि छोड़ो, उसे 10 तेल दे देती है, वापस जाओ और नौकर से मांग लो। इससे जू फेंग खाली निगाहों से देखता रह गया। फिर शाओ यिलिन ग्रुप को वापस निवास स्थान पर ले गई, जबकि जू फेंग ने उलझन में जांग युएन से पूछा कि क्या वो सच में उतना सुंदर नहीं था। जांग युएन पूरी तरह अवाक रह गया। उसने जू फेंग को उसकी कल्पना से जगाने के लिए जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, दफा हो जाओ। सीन एक कमल के तालाब के बीच में बने एक सुंदर छोटे से पेविलियन में बदल गया। जू फेंग वहाँ गहरी सोच में डूबा बैठा था। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि जल्दी से अपनी साधना का लेवल कैसे बढ़ाए। हालांकि उसने सौभाग्य से हे गुई को हरा दिया था, फिर भी उसे जल्द से जल्द 5वां रैंक तक पहुंचने का रास्ता खोजना था। उसी पल काले कपड़े पहने एक इंसान जू फेंग के पास आया और जू फेंग ने खुशी से उसका अभिवादन करते हुए उसे तीसरा मैनेजर बताया। उसके सामने खड़ा इंसान ल्यू के था, जो शाओ निवास का तीसरा मैनेजर और 5वां रैंक का साधक था। उसने गंभीर भाव से जू फेंग से पूछा कि तो तुम ही हो जू फेंग जिसे दूसरी मालकिन 10 चांदी के सिक्के इनाम में देना चाहती हैं। जू फेंग ने तुरंत इसकी पुष्टि की और पूछा कि क्या वो पूछ सकता है कि तीसरे मैनेजर के उसके लिए क्या निर्देश हैं। लेकिन तीसरे मैनेजर ने बेरुखी से जवाब दिया। उसने कहा कि उसे सच में नहीं पता कि युवती को उसमें क्या दिखता है। उसके जैसे नौकर जो महिलाओं को नहाते हुए ताकते हैं, उन्हें तो पीट पीट कर मार डालना चाहिए। जू फेंग ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और इनाम की रकम के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने कहा कि मैनेजर को ऐसी छोटी मोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे लगता है कि वो उसके लिए ही चांदी लाए हैं। उसी पल तीसरे मैनेजर का चेहरा बदल गया और उन्होंने जू फेंग से कहा कि चूंकि दूसरी मालकिन उसे बहुत मानती है तो उसमें कुछ तो काबिलियत होगी। तीसरे मैनेजर के रूप में नौकरों की साधना का निरीक्षण करना उनका कर्तव्य था। दिखाओ कि तुम में क्या है। जू फेंग तुरंत सीरियस हो गया, मानो उसे सब समझ आ गया हो। उसकी निगाहें खतरनाक हो गईं और उसने जवाब दिया कि यह इसलिए तो नहीं कि ली वे ने उन्हें आने का आदेश दिया था। जू फेंग ने मैनेजर ल्यू के से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि वो श्याओ परिवार के सदस्य हैं, फिर भी एक बाहरी के लिए श्याओ परिवार के ही किसी सदस्य को निशाना बना रहे थे। अगर यह बात दूसरी मालकिन और छोटे मालिक के कानों तक पहुंच गई तो वो नहीं जानता कि वो अपना बचाव कैसे करेंगे, मानो उनका गुनाह उजागर हो गया हो। ल्यू के ने आत्मरक्षा में जोर से चिल्लाते हुए कहा कि बकवास मत करो, वो तीसरे मैनेजर थे। क्या वो एक मामूली नौकर को डिसिप्लिन नहीं कर सकते? अगर उन्होंने आज उसे सजा नहीं दी तो वो और भी घमंडी हो जाएगा। आगे चलकर क्या उसके मन में छोटे मालिक और मालकिन के लिए कोई सम्मान बचेगा? जू फेंग ने तिरस्कार भरी नजर से जवाब दिया कि बेशक उसकी नजर में कोई मालकिन या छोटे मालिक नहीं थे। इस जवाब से तीसरा मैनेजर इतना क्रोधित हो गया कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जू फेंग ने उनकी जमकर प्रशंसा की, क्योंकि उसके हृदय में स्वामी और कुमारी के लिए अत्यंत श्रद्धा थी। वो उसके हृदय में आस्था का प्रकाश थे, उसके मार्ग का प्रकाश, उसके लिए आदर्श पर्वत। जू फेंग की ये जोशीली बातें सुनकर ल्यू के और भी क्रोधित हो गया। वो दहाड़ा और मुट्ठी पीछे खींचकर जू फेंग से लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये लो बदमाश। ल्यू के द्वारा उस पर किए जा रहे कॉम्बैट टेक्निक्स को देखकर जू फेंग बच गया, लेकिन मन ही मन सोचा कि ली वे ने उसे उसकी बांह तोड़ने का आदेश दिया होगा। चूकने के बाद ल्यू के ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए जोर से कहा कि बुरा नहीं, उसने उसके एक मुक्के को तो डोड़ कर ही दिया, उसमें वाकई हुनर था। जू फेंग का चेहरा सीरियस हो गया और वो मन ही मन सोचने लगा। ऐसा लग रहा था कि ली वेई ने ही उसे उससे निपटने के लिए भेजा था। ली वेई ने उसे बहुत सारे फायदे दिए होंगे, वरना वो शाओ यिलिन से सजा पाने का जोखिम कैसे उठा सकता था। ल्यू के ने एक और मुक्का मारा, लेकिन जू फेंग फिर बच गया। फिर उसने एक और वार किया और जू फेंग एक बार फिर उछलकर बच गया। ल्यू के ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जू फेंग लगातार 3 बार उससे बच जाएगा। इससे वो थोड़ा घबरा गया। तुम मेरे 3 लगातार मुक्कों से बच सकते हो? लगता है तुम में वाकई काफी ताकत है। पहले जब लोग कहते थे कि तुम साधक बनोगे तो उसे यकीन नहीं होता था, लेकिन अब लगता था कि वो सबको बेवकूफ बनाने के लिए शुरू से ही कमजोर होने का नाटक कर रहा था। फिर उसका लहजा खतरनाक हो गया। बच्चे श्याओ परिवार की मुक्केबाजी टेक्निक का स्वाद चखो, जो उसे गुरु लिन ने खुद सिखाई थी। जैसे ही ल्यू के ने अपनी अगली चाल चलने की तैयारी की, जू फेंग ने उसे देखा और मन ही मन सोचा कि यह श्याओ परिवार की बॉक्सिंग टेक्निक थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, उसे पूरी ताकत लगानी होगी। बूढ़े ल्यू के ने जू फेंग की तरफ सीधा एक मुक्का मारा और जू फेंग ने भी कोई संयम नहीं दिखाया और सीधे पलटवार किया। उनके मुक्के एक जोरदार धमाके के साथ टकराए। जू फेंग कमल के तालाब से बाहर जा गिरा, जबकि ल्यू के काफी दूर पीछे की तरफ धकेल दिया गया। ल्यू के का चेहरा और भी सतर्क हो गया। क्या वो सच में उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था? लगता है उसने इस बदमाश को कम आंका था। जू फेंग, जिसने अभी अभी निहत्थे रहकर बचाव किया था, अपने हाथ में तेज दर्द महसूस कर रहा था और दर्द कम करने के लिए उसे बार बार हिला रहा था। इस बूढ़े आदमी ने लगभग उसका हाथ बेकार कर दिया था। दोनों में सिर्फ एक रैंक का अंतर था, फिर भी इतना बड़ा फर्क था। ल्यू के ने हार मानने से इनकार कर दिया और जू फेंग पर फिर से हमला कर दिया, उसे बुरी तरह पीटने के इरादे से। लेकिन जू फेंग ने एक बार फिर आसानी से वार से खुद को बचा लिया। एक ही मुक्के से ल्यू के पानी को हिंसक लहरों में उछाल सकता था। वो जू फेंग से हवा में ही लड़ने का मौका ढूंढ रहा था। उनके मुक्के फिर से टकराए, जिससे आसमान में
एक और जोरदार गड़गड़ाहट हुई। लियू के से सीधे टकराने के बाद झू फेंग हवा में और ऊपर उछल गया और पास की एक छत पर जा गिरा। वहां बैठकर उसने नीचे खड़े आदमी से निपटने की स्ट्रेटेजी पर जल्दी से सोचा। उसका हाथ पहले से ही सूजा हुआ और लाल था, इसलिए जू फेंग जानता था कि उसे अपनी ताकत का सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। अपनी करंट पावर से वो ल्यूके से सीधे मुकाबले में नहीं उतर सकता था। नीचे से ल्यूके ने ऊपर जू फेंग की तरफ देखा और घमंड से उसे चैलेंज दिया। जू फेंग, यह सेवक तुम्हें आज्ञाकारी सेवक होने का मतलब सिखाएगा। यह सुनकर जू फेंग ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए उसकी तरफ देखा। सेवक लियू, जल्दी से पीछे देखो। जू फेंग के ऐसा कहते ही लियू के मुड़ा और उसका चेहरा तुरंत शौक से भर गया। उसे घोर आश्चर्य हुआ कि शाओ लिनलू और शाओ यिलिन ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसके दिल में दहशत दौड़ गई, लेकिन उसने शांत रहने का नाटक करते हुए जू फेंग से कहा कि आज तो वो खुद को भाग्यशाली समझे, लेकिन अगर आज बच गया तो क्या कल बच पाएगा। जू फेंग ऊपर से कूदा और लियू के का नाम पुकारते हुए निडर और साहसी आवाज में बोला, अगर हिम्मत है तो आधा महीना इंतजार करो। आधा महीना बीतने पर जब उसके घाव ठीक हो जाएंगे तब वो एक उचित ड्यूएल करेंगे। इस तरह अगर वो उसे मार भी दे तो न स्वामी जी और न श्रीमती जी उस पर कोई दोष लगा सकेंगे। लियू के ने जू फेंग को हैरानी से देखा, शायद सोच रहा था कि वो इस तरह चैलेंज देने के लिए पागल हो गया था। शाओ लिनलू पीछे से आगे बढ़ी और पूछा कि वो दोनों क्या कर रहे थे। लियू के ने स्वामी जी और श्रीमती जी की तरफ आदर पूर्वक हाथ जोड़कर बात को घुमाने का मौका लपक लिया। स्वामी जी, एक मैनेजर होने के नाते नौकरों के ट्रेनिंग का निरीक्षण करना उसका कर्तव्य था। उसने सुना था कि जू फेंग एक साधक बन गया है और उसे इतनी खुशी हुई कि वो उससे अभ्यास करने आया था। लियू के जू फेंग की तरफ मुड़ा और इस तरह बोला जैसे सारा दोष उसी पर डाल रहा हो, लेकिन उसने अपनी ताकत पर ठीक से काबू नहीं रखा और वार थोड़े ज्यादा तेज हो गए। इससे जू फेंग उससे नाराज हो गया और उसने 1 महीने बाद डुएल करने की चैलेंज दी। उसके पास जू फेंग की चैलेंज स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह सुनकर जू फेंग को लगा कि वो आदमी सच में बेहद नीच था। शाओ लिनलू को यकीन नहीं हुआ और उसने जू फेंग से पूछा कि क्या यह सच था। जू फेंग लियू के से बहस करने की जहमत नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए उसने सीधे पुष्टि कर दी। तीसरे मैनेजर ने जो कहा वो सही था। वक्त आने पर वो यंग मास्टर से निष्पक्ष निर्णय लेने का रिक्वेस्ट करता था। शाओ लिनलू काफी हैरान हुई और उसने जू फेंग को तीसरे मैनेजर के रैंक की याद दिलाई। वो 5th रैंक का साधक था। क्या उसने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया था? जू फेंग ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि उनकी चिंता के लिए शुक्रिया यंग मास्टर, उसने पहले ही फैसला कर लिया था। यह सुनकर शाओ इलिन चिल्लाई और जू फेंग की तरफ इशारा करते हुए डांटा, जू फेंग, अब तुम किस तरह की मूर्खता कर रहे हो? जू फेंग ने बस हाथ जोड़कर शांत भाव से जवाब दिया, दूसरी मालकिन, शाओ परिवार में कुछ नौकर बाहरी लोगों के लिए काम करते हैं। अगर वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता तो यह अपमानजनक होगा, है ना? जू फेंग की बात सुनकर शाओ यिलिन को लगा कि वो इशारा कर रहा था कि लियू के एक गद्दार था जो बाहरी लोगों से आदेश लेता था। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में किसी ने तीसरे सेवक को जू फेंग से निपटने के लिए भेजा था? हालांकि शाओ लिनलू को कोई खास चिंता नहीं थी। वो बस मुड़ा और चला गया। अपनी बहन को भी वापस आने को कहा। यिलिन, चलो चलते हैं। चूंकि दोनों ने फैसला कर लिया है, हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। 3 दिन बीत गए। इस दौरान जू फेंग जंगल में भटकता रहा, 5वां रैंक तक पहुंचने का तरीका सोचता रहा। पूरे 3 दिन बीत गए थे, फिर भी उसे 5वां रैंक में एंटर करने का कोई रास्ता नहीं मिला था। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, पीछे के पहाड़ में जाकर खूंखार जानवरों का शिकार करना, यह देखना कि क्या बाहरी दबाव उसकी इंटरनल कैपेबिलिटी को बाहर निकाल सकता था। शायद इससे उसे चेची पावर हासिल करने में मदद मिलती। जू फेंग ने अभी अभी एक जंगली सुअर को मारा था, लेकिन वो इस ट्रेनिंग मेथड से खुश नहीं था। वो बहुत आसानी से मर गया था। ऐसा लग रहा था कि डैगर साधना के लिए बेकार थे। सिर्फ खतरनाक जानवरों से सीधे लड़कर ही वो अपनी छिपी हुई कैपेबिलिटी को बाहर निकाल सकता था। तभी एक पेड़ के पीछे से जू फेंग को एक और टारगेट दिखा, एक भालू। उसकी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। वो भालू से निहत्थे लड़ने के इरादे से आगे बढ़ा और बोला, तुम कमीने जानवर। भालू गुस्से से दहाड़ा, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उस खूंखार जानवर के एक ही वार से जू फेंग हवा में बहुत दूर जा गिरा। वो पीछे की तरफ उछला और सौभाग्य से एक बड़ी चट्टान से टकरा कर रुक गया। हालांकि उसे पीछे धकेला गया था, जू फेंग एक्साइटेड था। हाँ, यही तो असली मजा था, ये तो कमाल था। अपने दुश्मन पर वार करने के बाद भालू ने इतराते हुए अपना पंजा छाटा, मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन जू फेंग बेहद जिद्दी था। जैसे ही भालू जाने वाला था, वो उसके पीछे भागा और फिर उकसाया, फिर से यहाँ आना कमीने भालू। इस बार भी वही हुआ। जू फेंग को जोरदार थप्पड़ पड़ा और वो सैकड़ों मीटर हवा में उछल गया। 1 घंटा बीत गया। किसी को लग सकता था कि भालू द्वारा इतनी बार उछाले जाने के बाद जू फेंग हार मान लेगा, लेकिन इसके उलट वो एक्चुअली इसका मजा ले रहा था। अब तो भालू भी डर गया था और भागने लगा था। जू फेंग उसके पीछे भागा और उससे अपने साथ प्रैक्टिस जारी रखने की जिद करने लगा। तभी सडनली जैसे ही भालू भागा, कहीं से सफेद कपड़े पहने एक युवक निकला और उसने तलवार से उस पर वार किया। फिर उसने जू फेंग से कहा कि उसे पहाड़ों में किसी ऐसे इंसान की उम्मीद नहीं थी जो जंगली जानवरों से नंगे हाथों से लड़ता हो। उस इंसान ने अपना परिचय दिया, मैं झो यांग हूँ। वो और उसके साथी यहाँ से गुजर रहे थे और जब उन्होंने उसे खतरे में देखा
देखा तो वो उसकी मदद करने आए। झो यांग के बगल में दो और लोग खड़े थे, जाओबाई और वांगलू। लेकिन जुफेंग को उन तीनों युवकों के परिचय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने जमीन पर पड़े मृत जानवर को खेत भरी नजरों से देखा। उसकी ट्रेनिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। जुफेंग झो यांग की इस अनचाही दया के लिए उसे दोष नहीं दे सकता था, इसलिए उसने बस अपना परिचय दिया और शुक्रिया कहा। फिर झो यांग ने एक चाकू निकाला और झू फेंग से कहा कि लो भाई, अगली बार जब जंगल में जाओ तो आत्मरक्षा के लिए हथियार ले जाना याद रखना। लेकिन झू फेंग ने अपना चाकू निकाला और झो यांग को बताया कि उसके पास पहले से ही एक चाकू था। इससे झो यांग को शक हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि क्या यह आदमी पागल था। यह खूंखार जानवरों से भिड़ता था और चाकू इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि नंगे हाथों से लड़ता था। कुछ ही देर में जंगल में जोरदार हंसी गूंज उठी। तो बात यह थी, झू फेंग की बात सुनकर झो यांग जोर से हंस पड़ा। माफ करना भाई जू, उसे लगा था कि उस भालू ने उसे सच में कोने में धकेल दिया था। जू फेंग ने रूठने का नाटक किया और बोला कि क्या सच में इतना मजाक था। लेकिन जो यांग के मन में अभी भी एक सवाल था और उसका चेहरा सीरियस हो गया जब उसने कहा कि भाई जू, इस तरीके से 5वां रैंक तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। सक्सेस रेट कम थी और यह बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था। यह सुनकर जू फेंग हैरान रह गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर ऑनेस्टली पूछा कि क्या वो पूछ सकता था कि उन तीनों ने 5वीं रैंक तक पहुंचने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। उन लोगों ने अनगिनत परीक्षाओं का सामना किया होगा और बहुत सारी मुश्किलें सहन की होंगी, है ना? लेकिन झो यांग ने सिर हिलाया। नहीं, उन तीनों ने अपने परिवार के बड़ों की ताकत उधार ली थी। उन्होंने उन्हें 5वां रैंक तक पहुंचने में मदद की थी। जाओबाई ने सहमति जताई। बिल्कुल सही, वो तीनों चंदन वैली में पले बढ़े थे। इस बीच वांगलू ने झू फेंग की ताकत को स्वीकार किया और उसकी तारीफ की। दरअसल भाई झू की प्रतिभा को देखते हुए उसे लगता था कि अगर वो किसी मिस्टीरियस आइटम से थोड़ी सी ताकत उधार लें तो बहुत जल्दी रैंक पार कर लेंगे। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन झू फेंग को उन शब्दों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने कहा कि वो उसकी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे थे। वो झू फेंग तो बस एक मामूली नौकर था, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो चलता था। लेकिन झो यांग ने उसे रोक कर कुछ कहा। सच कहूं तो भाई झू, वो इस बार यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि यहाँ एक फायर टाइप मिस्टीरियस आइटम प्रकट हुई थी जिसे लुयन मिस्टिक फ्लेम कहते थे। वो बिना पैसे खर्च किए इसकी ताकत उधार लेकर 5वां रैंक तक पहुंच सकता था। यह सुनकर झू फेंग की आंखें चमक उठी और उसने दृढ़ निश्चय से मुट्ठियां भींच ली। तो क्या सच में यहाँ ल्यूयान मिस्टिक फ्लेम थी? ल्यूयान मिस्टिक फ्लेम 2 मिलियन टेल चांदी के बराबर एक दुर्लभ खजाना थी। अगर इसे रिफाइन और एब्जॉर्ब किया जाए तो 6ठे रैंक का कोई व्यक्ति भी 9वें रैंक तक पहुंच सकता था। लुयान मिस्टिक फ्लेम का जिक्र करने के बाद उन तीनों ने साफ कर दिया कि वो जू फेंग को अपने साथ लाना चाहते थे। सच कहूं तो उन्हें यकीन नहीं था कि भाई जू उनके साथ आने में इंटरेस्ट लेंगे या नहीं। जू फेंग ने अपनी क्यूरियोसिटी दिखाने के लिए तुरंत हाथ जोड़ लिए। भाई जो का गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो यांग ने हाथ हिलाकर कहा कि उन्हें एक और इंसान का इंतजार करना होगा। एक लड़की उसके पीछे पीछे आती हुई आई और मुंह फुलाते हुए बोली कि जो यांग, अगर तुम उसे छोड़कर चले गए तो वो नहीं जाएगी। यह लड़की लियू क्वानरू थी। झू फेंग को देखकर वो थोड़ी हैरान हुई और बोली कि यह कौन था। जो यांग ने झू फेंग की तरफ इशारा करते हुए परिचय कराया। यह उनका नया दोस्त झू फेंग था जिससे वो अभी मिले थे। लेकिन लियू क्वानरू ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई और सबको आगे बढ़ने के लिए उकसाया। चलो जल्दी चलें। झू फेंग को साफ महसूस हो रहा था कि उसे इग्नोर किया जा रहा था। जब लियू क्वानरू ने देखा कि झू फेंग उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसने उसे पहले कभी नहीं देखा हो, तो वो गुस्से से मुड़ी और डांटा। क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? झू फेंग को डांट पड़ी, लेकिन गुस्सा होने के बजाय उसने मजाक में जवाब दिया। उसने पहले भी सुंदरियां देखी थी, लेकिन किसी सुंदर पुरुष को नजरअंदाज करते हुए उसने कभी नहीं देखी थी। उसकी बातों से बाकी तीनों बिल्कुल चुप हो गए। लियू छियनरू ने हाथ बांधकर उसे चैलेंज दिया। एक सुंदर पुरुष? कहाँ? कहीं तुम अपने बारे में तो नहीं कह रहे? फिर वो जोर से हंस पड़ी। उसे जू फेंग की बात बहुत मजेदार लगी। जो यांग, तुम्हारा ये नया दोस्त तो मजाक करना बखूबी जानता था। जू फेंग नाराज सा लग रहा था और मन ही मन सोचने लगा, एक सुंदर पुरुष उसके सामने खड़ा था और वो उसे इग्नोर करने की हिम्मत कर रही थी। वो तो बस यही कंक्लूड कर सकता था कि उसे सुंदरता की परख नहीं थी। सीन चेंज। वो पांचों एक अंधेरी केव में दाखिल हुए। आगे की तरफ इशारा करते हुए झो यांग ने कहा कि उनके सामने एक केव थी। फिर झू फेंग को याद दिलाया कि भाई झू, वो केव आगे थी। अंदर जाने के बाद सावधान रहना क्योंकि वो शायद उसकी रक्षा न कर पाते। उसके बोलते ही वो तुरंत आगे बढ़ गए। झू फेंग को उन्हें रोकने का वक्त भी नहीं मिला। रुको, आगे दलदल है, उस तरफ मत जाओ। झो यांग को झू फेंग की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। भाई जू, तुम तो वाकई मजाक करना जानते थे। इतने गहरे पहाड़ में दलदल कहां से आ सकता था? लेकिन कुछ ही पल बाद सबको हैरानी हुई जब जो यांग जोर जोर से हंस रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि वो कमर तक कीचड़ में धंस चुका था। सौभाग्य से जाओ बाई ने उसे बाहर निकाल लिया, वरना शायद वो उनके साथ आगे न बढ़ पाता। लियू छियनरू भी इस बात से हैरान थी कि जू फेंग को पहले से ही पता था कि आगे दलदल था। जू फेंग ने पास की एक घास उठाई और धीरे से समझाया कि यहाँ उगने वाली घास पहाड़ों में दिखने वाली कॉमन
कॉमन घास से अलग दिखती थी। ये साफ तौर पर एक्वाटिक ग्रास थी। ये जरूर पहाड़ से बहकर आने वाले तालाब और झील के पानी से बना एक छोटा सा दलदल होगा। बोलते हुए जू फेंग ने लियू छियानरू की तरफ देखा और पाया कि वो भी उसे देख रही थी। वो मन ही मन खुश हुआ। तो आखिरकार उसने उसकी तरफ देखा ही सही। जो यांग नाराज लग रहा था और आगे आने वाली मुश्किलों के बारे में शिकायत करने लगा। धिक्कार है, किसने सोचा होगा कि दलदल होगा। डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, इसे पार करना बहुत मुश्किल होगा। लगता था जब तक कुछ 100 चांदी के सिक्के खर्च न करें तब तक पार नहीं होंगे। उसी पल जू फेंग को सडनली एक आइडिया आया। उसके पास पार करने का एक तरीका था, बस उसे नहीं पता था कि वो सब इसे आजमाने की हिम्मत करेंगे या नहीं। जो यांग आश्चर्यचकित होकर बोला कि यह कैसे पॉसिबल था। ऐसी सिचुएशन में अगर पैसे खर्च न किए जाएं तो कोई रास्ता नहीं था। जू फेंग ने जो यांग को सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी तलवार उधार मांगी। भाई जो, क्या वो उनकी तलवार उधार ले सकता था? जरूर। जू फेंग ने उधार ली हुई तलवार ली और तुरंत पास की कुछ लकड़ियां काटने चला गया। काटते हुए वो तलवार की तारीफ करता रहा। यह तलवार बहुत बढ़िया थी, वाकई एक बेहतरीन हथियार था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपनी कीमती तलवार का इस तरह दुरुपयोग होते देख झो यांग का दिल टूट गया था। चूंकि यह उसकी अपनी नहीं थी, इसलिए उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। वो उसकी सोने रेशम जैसी मुलायम तलवार को लकड़ी काटने वाले चाकू की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लकड़ी को कई तख्तों में काटने के बाद झू फेंग ने तलवार झो यांग को लौटा दी। अप्रत्याशित रूप से झो यांग ने उसे गले लगा लिया और लगभग रोने लगा, जिससे वांग लू को उसे दिलासा देना पड़ा। इसी बीच झाओ बाई ने लकड़ी के तख्तों को गहरी शक की नजरों से देखा और झू फेंग से पूछा कि यह क्या था और क्या वो इनसे पार जाने की प्लान बना रहा था। सबको दिखाने के लिए झू फेंग ने तुरंत तख्तों को अपने पांवों से बांध लिया और कहा कि वो पहले दिखाता था, बाद में वो उसकी नकल करके पार जा सकते थे। रवाना होने से पहले झू फेंग ने लियू क्वानरू को भी अपने साथ आने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उसने इस आइडिया को खारिज कर दिया और तिरस्कार से चैलेंज दिया कि पहले पार करो फिर बात करना। तख्ते पर मजबूती से खड़े होने के बाद झू फेंग ने एक छड़ी को चप्पू की तरह उठाया और अनाउंस किया कि ध्यान से देखो सब लोग। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, झू फेंग हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, योलो, मैं आ रहा हूँ। झू फेंग नाव चलाते हुए और भी दूर चला गया। उसकी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। झू फेंग की मेथड की वजह से पांचों का ग्रुप आखिरकार केव के अंदर पहुंचने में कामयाब रहा। वांगलू चलते हुए कॉन्फिडेंटली बोला कि ल्यूयान मिस्टिक फ्लेम इसी केव में थी, उस पर भरोसा करो। ल्यूयान मिस्टिक फ्लेम निश्चित रूप से यही थी। यह सीक्रेट उसके घर के एक बूढ़े नौकर ने मरने से पहले बताया था। चलते चलते जू फेंग सडनली रुक गया। इससे जो यांग चौंक गया। भाई जो, तुम क्यों रुके? आगे देखते हुए जो यांग ने तुरंत प्रॉब्लम समझ ली। यहाँ इतने सारे रास्ते क्यों थे? अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता लेना था? जू फेंग ने कुछ देर सोचा, फिर एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस तरफ जाना था। जो यांग को अभी भी थोड़ा शक था और उसने फिर पूछा कि क्या वो श्योर था। जू फेंग ने तुरंत जवाब दिया कि उसे नहीं लगता कि वो गलत था। ग्रुप जू फेंग के पीछे केव में चला गया। जैसे जैसे जो यांग आगे बढ़ा, उसने टेम्परेचर में बदलाव महसूस किया। ये और गर्म होता जा रहा था। ये जरूर ल्यूयान मिस्टिक फ्लेम ही होगी। जो यांग ने तुरंत अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर की। भाई जू को ये रास्ता चुनने का कैसे पता चला? उसी पल उसने जू फेंग के प्रति अपनी एडमिरेशन भी जाहिर की। किसने सोचा होगा कि भाई जू जैसा एक साधारण नौकर इतना नॉलेजेबल होगा? जू फेंग ने इशारा करते हुए अपना लॉजिक समझाया। अगर ल्यूयान मिस्टिक फ्लेम सच में यहाँ थी तो गर्मी की वजह से जानवर आसानी से पास नहीं आते और इस केव में जानवरों के सबसे कम निशान थे, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि यही वो केव थी। जू फेंग की एक्सप्लेनेशन सुनकर जो यांग आश्चर्यचकित होकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इस बीच लियू छियानरू थोड़ी दूरी पर खड़ी उन दोनों को देख रही थी और चुपचाप झू फेंग का आकलन कर रही थी। यह आदमी वाकई असाधारण था। झू फेंग पूरे ग्रुप को आगे ले गया। जैसे जैसे वो केव में अंदर जाते गए, उसका अंदाजा और पक्का होता गया। यहाँ गर्म हवा चलने लगी थी। ये बस आगे ही होना चाहिए था। जैसे ही वो पहुंचे, वांगलू ने गर्व से हंसते हुए सबको बताया कि उसके परिवार के बूढ़े नौकर ने कहा था कि ल्यूयान मिस्टिक फ्लेम चट्टान के नीचे की दरार में थी। बिना वक्त बर्बाद किए वांगलू ने बेसब्री से दूसरों का इंतजार किए बिना पहले चट्टान से कूदने की तैयारी शुरू कर दी। मैं पहले जा रहा हूँ। झू फेंग ने एक हाथ से पत्थर उठाया और वांगलू की जल्दबाजी देखकर पूछा कि क्या उसे पता भी था कि चट्टान कितनी गहरी थी और वो अभी से नीचे उतरना चाहता था। वांगलू ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि भाई झू को शायद यह नहीं पता होगा, लेकिन उस वक्त वो बूढ़ा नौकर खुद नीचे उतरा था। अगर उसके जैसा 5वां रैंक एक्सपर्ट ऐसा कर सकता था तो उसके लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। झू फेंग ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उठाया हुआ पत्थर चट्टान के ऊपर से फेंक दिया। वांगलू हैरान होकर बोला कि भाई झू ने पत्थर क्यों फेंका? पत्थर बिना किसी आवाज के नीचे गिरा। नीचे का आकाश भयानक रूप से शांत था। यह देखकर वांगलू डर से कांपते हुए तुरंत वापस ऊपर चढ़ गया। झो यांग ने चट्टान की अथाह
गहराई को देखकर झू फेंग से एडवाइस मांगी। ऐसा लगता था कि इस चट्टान की गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। भाई झू के पास नीचे सेफ उतरने का कोई तरीका था क्या? कुछ देर सोचने के बाद झू फेंग ने एक बड़ी चट्टान से रोप बांधी और उसे चट्टान के किनारे तक खींच लाया। फिर उसने अपना बाहरी कपड़ा उतार दिया, जिससे उसके सुडौल पेट दिखाई देने लगे। जो यांग को यह अजीब लगा और उसने जू फेंग से इस तरीके के बारे में पूछा। इसी बीच लियू छनरू शर्मा गई और मुंह फेर कर बुदबुदाई कि उफ, गंदा आदमी। झू फेंग के हाथ में एक छोटा चाकू था और वो तेजी से एक स्पेशल चीज बनाने लगा। उसने कहा कि वो एक लैंडिंग पैराशूट बनाना चाहता था। उनके पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था, इसलिए वो सिर्फ अपने कपड़ों का ही इस्तेमाल कर सकते थे। जो यांग को पूरी तरह समझ नहीं आया। लैंडिंग पैराशूट, ये क्या होता था? जू फेंग ने आगे निर्देश दिए। भाई बस उसकी बात मानो, इससे सेफ्टी और भी बढ़ जाएगी। बिना किसी झिझक के जो यांग ने एंथुजियास्टिकली अपना बाहरी कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। आओ भाई, वो इसे उतारने में उसकी मदद करता था। लियू छनरू शर्म से लाल हो गई और कुछ बोल नहीं पाई। जू फेंग समझ गया कि लियू छनरू क्या सोच रही थी, इसीलिए उसने सोच समझकर कहा कि अगर वो तैयार हो तो बाद में उसके साथ नीचे जा सकती थी। लियू छनरू ने सहमति में सिर हिलाया और वो पांचों जाने के लिए तैयार हो गए। लियू छनरू डर से नीचे देखने लगी और जू फेंग ने तुरंत उसे दिलासा दिया। चिंता मत करो, उसकी कमर पर रोप मजबूती से बंधी थी। उसकी कमर पकड़ो और सावधानी से चट्टान पर कदम रखो, बस। शर्म से लाल होते हुए लियू क्वानरू ने जू फेंग की कमर में अपनी बाहें डाल दी। उसने उसे निर्देश दिया कि कसकर पकड़ो। धीरे धीरे दोनों नीचे उतरने लगे। जू फेंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब किसी लड़की ने उसे पकड़ा था। उसका चेहरा लाल हो गया। मन में सोचने लगा, तो ऐसा फील होता है जब पहली बार कोई खूबसूरत लड़की पीछे से कसकर पकड़े, फिर खुद को झटका दिया। नहीं नहीं, क्या मैं कोई जानवर हूँ? ऐसे मोमेंट में खुद को डिस्ट्रैक्ट कैसे होने दे सकता हूँ? तभी अचानक जू फेंग रुक गया, जिससे लियू केनरू भी चौंक गई और अगले ही पल जू फेंग की नाक से खून बहने लगा। लियू केनरू फौरन चिंतित हो गई। जू फेंग, क्या हुआ तुम्हें? पीछे मुड़ो, देखने दो। घबराहट में उसकी पकड़ ढीली हो गई। रस्सी का बैलेंस बिगड़ा और दोनों अचानक नीचे गिरने लगे, चट्टान के किनारे से फिसलते हुए। ऊपर मौजूद तीनों ने यह देखकर घबराते हुए उनके नाम पुकारे। जू फेंग ने जल्दी से पैराशूट की रोप खींची। पैराशूट खुल गया और दोनों सेफली नीचे उतर गए। उसने राहत की सांस ली। शुक्र है, पैराशूट खुल गया। जू फेंग ने रोप पकड़ी और एक हाथ से क्वानरू को सहारा दिया। उसकी तरफ देखते हुए चिंता से पूछा, ठीक हो? क्वानरू शर्मा गई और धीमी आवाज में बोली, ठीक हूँ। उसने सावधानी से उसे नीचे उतारा। केयरफुल, पहले चट्टान पर पैर मजबूती से जमाओ, धीरे धीरे। जो यांग और बाकी लोगों ने भी पैराशूट खोलना सीख लिया था और इस नए गैजेट को देखकर बेहद एक्साइटेड थे। तुमने तो हमें डरा ही दिया था, लेकिन भाई जू का लैंडिंग पैराशूट कमाल का है। जू फोंग ने खुशी से जवाब दिया, सब ठीक है, सब लोग नीचे उतरते रहो। थोड़ी ही देर में सभी सेफली नीचे आ गए। वांगलू ने फौरन कंफर्म किया, यही वो चट्टान की दरार है जिसके बारे में बूढ़े नौकर ने बताया था। ल्यूयान मिस्टिक फ्लेम की गर्मी अभी भी यहीं से आ रही है। सामने बहते झरने को देखकर किसी ने सोचा भी नहीं था कि चट्टान के नीचे की दरार इतनी गहरी होगी। यह वो जगह थी जहां आम लोग कभी नहीं पहुंच सकते। जू फेंग ने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सब लोग उधर देखो। सामने ल्यूयान मिस्टिक फ्लेम प्रकट थी। झो यांग इसे देखते ही बेहद एक्साइटेड हो गया। चलो मिलकर इस रहस्यमयी ज्वाला को वश में करते हैं। जू फेंग को कुछ अजीब लगा। उसने आगे बढ़कर नदी के पानी को हाथ से परखा। अजीब, यह ल्यूयान मिस्टिक फ्लेम तो साल भर गर्म रहती है, फिर यहाँ की नदी इतनी ठंडी क्यों है? क्या यह? तभी लियू क्वानरू ने आगे की तरफ इशारा किया। रुको सब लोग, यह क्या है? सबकी आंखें फट गईं। वो विशाल नीला पत्थर असल में ल्यूयान मिस्टिक वाटर था। झो यांग पूरी तरह डम्फाउंडेड था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों डिवाइन मिस्ट्रीज यहाँ एक साथ होंगी। झू फेंग ने समझकर सिर हिलाया। तो बात यह है। लियू क्वेनरू बिना एक पल घंवाए आगे दौड़ पड़ी। मुझसे इसके लिए मत लड़ो भाइयों, ल्यूयान मिस्टिक वाटर मेरा है। उसकी उत्सुकता देखकर झो यांग हंसते हुए मान गया। ठीक है छोटी बहन, हम कंपेट नहीं करेंगे, लेकिन सावधान रहना, डिवाइन मिस्ट्री को हैंडल करना आसान नहीं। लियू क्वेनरू ने फुल कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। चिंता मत करो। मिस्टिक आइटम्स को वश में करने से पहले जो यांग ने एक बार जू फेंग को याद दिलाया, भाई जू, जब हम आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें इनके भागने के सारे रास्ते पूरी तरह ब्लॉक करने होंगे। अगर डटे रहे तो 5वां रैंक तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर सहन न हो तो खुद पर जोर मत डालो, तुरंत पीछे हट जाओ। जू फेंग ने शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो, समझ गया। इसके बाद बाकी तीनों ने लिक्विड की बॉटल्स निकाली और उसे लगाया और पिया। यह देखते ही जू फेंग की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। क्या ये एंटी बर्न मेडिसिन है? सुना है इसकी कीमत हजारों सिल्वर कॉइन्स होती है। ये लोग सच में पैसे जला रहे हैं। तीनों को लुयन मिस्टिक फ्लेम की तरफ दौड़ते देखकर जू फेंग ने मन में सोचा, इतनी दूर से भी इसकी गर्मी उबलते पानी जैसी तेज फील हो रही है। हेवन और अर्थ की मिस्ट्री से यही उम्मीद थी। तभी अचानक लुयान मिस्टिक फ्लेम भड़क उठी और साथ में आग के भयंकर पिलर्स लेकर आई। जो यांग का चेहरा उतर गया। यह बुरा है, मिस्टिक फ्लेम ब्लूम हो रही है। उसने फौरन प्लान बताया, इसे रूट जमाने मत दो, वांगलू तलवार से काट दो। एक ही बार में वांगलू ने लुयन मिस्टिक फ्लेम की रूट्स काट दी। फिर जो यांग ने जाओ बाई की तरफ मुड़कर कहा,
जो बाओ ट्रेजर निकालो, मैं मिस्टिक फ्लेम को इसमें डालूंगा। पलक झपकते जो बाओ ने ट्रेजर निकाल लिया और वे उस भयंकर मिस्टिक फ्लेम के सामने आग के सागर के बीच खड़े हो गए। जाओ बाई ने ट्रेजर यूज करके मिस्टिक फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल था। कोई फायदा नहीं। यह लुयन मिस्टिक फ्लेम बहुत पावरफुल है, इसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। इधर झू फेंग जमीन पर बैठकर अपनी एनर्जी को रिफाइन करने में जुटा था। उधर लियू क्वेनरू भी अपने मिस्टिक वाटर से जूझ रही थी। इसी नाजुक मोमेंट में जो यांग को एक आइडिया आया। लियू छेनरू, उस मिस्टिक वाटर को इधर लाओ ताकि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करें, वरना हम दोनों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लियू छेनरू ने एक तरकीब यूज की और दोनों मिस्टिक पावर्स को आपस में टकराने पर मजबूर किया। लुयन मिस्टिक फ्लेम और लुयन मिस्टिक वाटर एक दूसरे से टकराए और न्यूट्रलाइज होने लगे। जू फेंग कपड़े उतारे, पसीने से तरबतर था, लेकिन खुश था क्योंकि वो अपने गोल के बिल्कुल करीब था। मन में सोचा, बस इस एनर्जी को कंट्रोल कर लो, कुछ ही मिनट्स में 5वां रैंक। लियू क्वानरू और जो यांग ने अपने प्रेशियस वेपन्स एक साथ यूज करके ल्यूयान मिस्टिक फ्लेम और ल्यूयान मिस्टिक वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। जैसे ही दोनों पावर्स पास आई, जो यांग चिल्लाया। अब दोनों ने एक साथ अपने वेपन्स आगे फेंक दिए। दोनों वेपन्स गिरे और तुरंत दोनों मस्टिक पावर्स को जकड़ लिया। लियू क्वानरू ने मस्टिक वाटर वाला कंटेनर पकड़ा और बंद कर दिया। सफलता पर वो बेहद खुश दिखी। आखिरकार काम हो गया। लेकिन लियू छेनरू ने एक छोटा सा गैप छोड़ दिया था और लुयन मिस्टिक वाटर को बाहर निकलने का मौका मिल गया। वो पलटवार करने लगा। जाओ बाई, जो जू फेंग के बगल में था, खतरा देखते ही चिल्लाया, चेनरू सावधान। लेकिन एक पल देर हो चुकी थी। लुयन मिस्टिक वाटर बाहर निकल चुका था, तेजी से निकला और लियू छेनरू से टकराया, जिससे वो हवा में उड़ गई। जू फेंग ने यह देखकर फ्रस्ट्रेशन फील की। वो 5वां रैंक पर पहुंचने ही वाला था, लेकिन एक पल भी बिना सोचे उसने हाथ बढ़ाया और लियू छेनरू का हाथ थाम लिया। लुयन मिस्टिक वाटर उस डायरेक्शन में तेजी से बढ़ा और दोनों पर अटैक कर दिया। जो यांग ने घबराकर उनके नाम पुकारे और वार्निंग दी। जू फेंग ने तुरंत पास पड़ी एक छतरी उठाई, खोली और वे दोनों ऊपर की तरफ उड़ने लगे। लियू छेनरू ने शर्मिंदगी से जू फोंग को देखा, हालांकि उसका दिल पहले से ही धड़क रहा था। जू फोंग ने एक हाथ से लियू छेनरू को कसकर पकड़ रखा था और राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि गिरते हुए टाइम पर छतरी पकड़ ली थी। लियू क्वेनरू को ध्यान से देखते हुए मन में सोचा, ल्यूयान मिस्टिक वाटर का वो अटैक हल्का नहीं था। उस सडन अटैक ने लियू क्वेनरू को कमजोर कर दिया था। जू फेंग का प्लान था थोड़ी देर और होल्ड करके सेफली उतरना, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यह छतरी वांग लू की थी, ओरिजिनली सिर्फ एक इंसान के लिए। जू फेंग को डर लगने लगा कि यह दोनों का वेट ज्यादा देर तक नहीं सह पाएगी, और जैसा उसे डर था, धड़ाम, छतरी सिलाई से फट गई। जू फेंग अभी भी लियू क्वानरू को बाहों में थामे था। वो दोनों के बारे में सोचकर डरी हुई थी। क्या हम यहीं मर जाएंगे? जू फेंग ने उसे दिलासा दिया, बकवास मत करो, हम ठीक रहेंगे। तभी लियू क्वानरू ने अचानक उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम जू फेंग है ना? जू फेंग ने धीमे से हाँ कहा। मन में हल्की सी तकलीफ हुई। इतने लंबे टाइम से साथ सफर कर रहे थे और वो अभी भी उसका नाम नहीं जानती थी। लियू छेनरू शर्माकर सिर नीचे कर लेती है, जैसे खुद को दोष दे रही हो। माफ करना, अगर तुमने मुझे बचाया ना होता और अपनी कल्टीवेशन में रुकावट न डाली होती तो तुम अब तक 5वां रैंक पर पहुंच चुके होते। लेकिन जू फेंग को उसकी माफी की कोई परवाह नहीं थी। मत बोलो, कसकर पकड़ो। लियू क्वेनरू शर्मा गई। समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करने वाला है। तभी छतरी और फट गई। जू फेंग ने तुरंत छतरी फेंक दी। दोनों अभी भी हवा में थे। लियू क्वानरू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जू फेंग को दोनों हाथों और पैरों से जकड़ लिया। जू फेंग, क्या पागल हो गए हो? छतरी क्यों फेंकी? जू फेंग नीचे गिरा, लेकिन झट से एक उभरी हुई चट्टान पकड़ ली। लेकिन दो लोगों के वेट से उसका हाथ धीरे धीरे फिसलने लगा। लियू छेनरू बुरी तरह डरी हुई थी और एक पल भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जू फेंग जानता था कि वो रोने ही वाली है, फिर भी उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, मैंने कहा था ना, हम मरने वाले नहीं, देखो अभी भी जिंदा हैं। लियू क्वानरू ने गुस्से से जवाब दिया, ठीक है भूत, तुमने तो हद ही कर दी। क्या ये और भी पक्की मौत नहीं है? आंखों में डर के आंसू भी थे और ऊपर से ऐसे लापरवाह इंसान का सामना। वो और भी नाराज हो गई। मन में सोचा, उसका पहला अंदाजा बिल्कुल सही था। ये आदमी सच में बेकार था। जू फेंग अचानक जोर से हंस पड़ा। नीचे देखते हुए बोला, देखो हमारे नीचे क्या है? लियू छेनरू ने नजरें नीचे की और हैरानी से बोली, एक पहाड़ी गुफा। उसकी दूरदर्शिता देखकर वो दंग रह गई। तो उसने पहले से ही उस गुफा में उतरने का प्लान बना रखा था। ठीक उनके सामने एक विशाल गुफा थी। आखिरकार दोनों सेफली उसके अंदर उतर गए। जू फेंग ने लियू छेनरू को देखा। वो जमीन पर घायल पड़ी थी। कमर के पास एक घाव था जिसमें तेज जलन हो रही थी। यह चोट तब लगी होगी जब वे पहाड़ी दरार से कूदे थे और चट्टानों से रगड़ खाते हुए गिरे थे। जू फेंग ने चिंता से पूछा, दर्द हो रहा है? लियू क्वानरू साफ तौर पर दर्द में थी, लेकिन फिर भी अकड़ दिखाई। मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, जू फेंग ने झट से उसके कपड़े का एक हिस्सा फाड़ दिया, जिससे वो घबरा गई। तुम क्या कर रहे हो? जू फेंग ने शांत भाव से जवाब दिया, घाव का इलाज करना है। उसे अभी तक ये भी नहीं पता था कि घाव कितना गहरा है और वो पहले ही एक लड़की के कपड़े फाड़ रहा था। उसने एक्सप्लेन किया, पट्टी बांधने के लिए
नरम कपड़े की जरूरत है। लियू चेनरू धीरे धीरे नरम पड़ गई और उसकी मदद स्वीकार कर ली। बाईं तरफ मरहम की थैली है। इस बीच झू फेंग लगातार लियू क्वानरू की छाती को घूर रहा था, जिससे वो चिढ़ गई। कब तक देखते रहोगे? झू फेंग ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा। बस घाव देख रहा हूँ। सच तो यह था कि वो बहाना बना रहा था, लेकिन अंदर से बहुत परेशान था। लियू चेनरू ने उस पर ट्रस्ट करके पट्टी बांधवा ली। पट्टी बांधने के बाद झू फेंग ने उसे आराम करने की सलाह दी। ठीक है, पट्टी हो गई, अभी यहीं रेस्ट करो। फिर उसने गुफा के अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी बढ़ाता, लियू क्वानरू ने रोकने की कोशिश की। ज्यादा अंदर मत जाओ। झू फेंग ने पूछा क्यों, लेकिन लियू क्वानरू ने साफ नहीं बताया, बस इतना कहा, छोड़ो ये सब, बस मत जाओ। झू फेंग समझ गया लियू चेनरू को भूतों से डर लगता है, इसलिए उसने जानबूझकर मुंह बनाते हुए छेड़ा, तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता ना छोटी बच्ची? लियू चेनरू ने बार बार इनकार किया। कौन डरता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। झू फेंग जानता था कि वो डरी हुई है, फिर भी उसने जानबूझकर पोल खोल दी। अगर डर नहीं लगता तो अगली बार चिल्लाते वक्त आंखें कसकर बंद मत करना। रंगे हाथों पकड़ी गई लियू क्वेनरू को गुस्सा आ गया। उसने एक पत्थर उठाया और फेंकने ही वाली थी कि गलती से उसका एक टुकड़ा उसके अपने घाव पर जा गिरा। दर्द से कराहते हुए उसने घाव पकड़ लिया। जो फेंग ने रिमाइंड कराया, युवती हिलो मत, अगर कपड़े और फट गए तो पहनने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तब तक उसकी बातों से चिढ़कर लियू क्वानरू का चेहरा लाल हो गया। जो फेंग ने अब उसे अकेला छोड़ने का इरादा नहीं रखा। देखता हूँ कोई पुरानी लियाना जैसी चीज मिले, वैसे भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। तभी अचानक अंदर से एक जोरदार आवाज आई, गुफा के अंदर से। लियू चेनरू ने पूछा, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? लग रहा है जैसे पहाड़ के अंदर से बिजली कड़क रही हो। जू फेंग सोचने लगा, बिजली कड़कने जैसी आवाज, और अगले ही पल दोनों को एक साथ एहसास हुआ और दोनों एक साथ चिल्लाए, एक वज्र मस्टिक एंटिटी। जू फेंग एक पल के लिए रुका। वज्र मस्टिक एंटिटी सबसे ऊपर थी, सुप्रीम पावर का प्रतीक, मिस्टिक वाटर या मिस्टिक फ्लेम से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल। जू फेंग ने लियू चेनरू को उठाया और साथ ले चलने का इरादा किया। अगर अंधेरे से डर लगता है तो मेरे साथ अंदर चलो और देखो। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, जू फेंग का यकीन और पक्का होता गया। लगता है सच में एक है, चलो देखते हैं। उसने अपनी पेस बढ़ा दी। आगे जाकर सच में एक प्रकट हुआ, एक महान मस्टिक एंटिटी। ये वाकई लियुआन मस्टिक थंडर था। लियू क्वेनरू भी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस पहाड़ी दरार में 3 मस्टिक एंटिटीज होंगी और उनमें से एक वज्र मस्टिक एंटिटी भी। कुछ देर देखने के बाद उसने प्लान बनाया, इस जगह को याद रखो, हम फ्यूचर में यहाँ आएंगे। झू फेंग हैरान हुआ, फ्यूचर में? अभी क्यों नहीं? यह सुनकर लियू क्वानरू ने उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। एक वज्र मस्टिक एंटिटी मस्टिक फ्लेम से कहीं ज्यादा डेंजरस होती है। भले ही मैं घायल न होती, तब भी इसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करती। तुम अभी 5वां रैंक तक भी नहीं पहुंचे, सपने देखना बंद करो। लेकिन झू फेंग ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उसने उसे नीचे उतारा और कहा, यही मेरा इंतजार करो, मैं जाकर ट्राई करता हूँ। झू फेंग खड़ा हुआ और आने वाली चैलेंज के बारे में सोचने लगा। ली वेई के साथ उसकी शर्त में सिर्फ 1 महीना बचा था। इस बार और इंतजार नहीं कर सकता। उसके प्रतिद्वंद्वी का चेहरा दिमाग में आया, जिससे वो और भी डिटरमाइंड हो गया। और ली वेई के पीछे ली हेक्सुएन भी थी। इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। वो स्पिरिचुअल एंटिटी रहस्यमयी चमक से जगमगा रही थी, बिजली की चिंगारियों से कड़कड़ा रही थी। जू फेंग ने उसे देखते ही एक ख्याल मन में आया, अगर इस लुयन मिस्टिक थंडर को रिफाइन और अब्सॉर्ब कर लिया तो 6th रैंक तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं होगा। उसकी पीठ देखते हुए लियू क्वानरू मन ही मन सोचने लगी, यह लड़का सच में मौत से भी नहीं डरता। ऐसी हालत में भी जू फेंग लुयान मिस्टिक थंडर के साथ बैठकर एब्सॉर्ब करने लगा। सच में टैलेंटेड भी था और ग्रीडी भी, और जीतने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड। उसके माथे पर एक रहस्यमयी कमल प्रकट हुआ। इस पर्पल थंडर ने कभी लिंग हुआ के थंडर सप्रेशन सीड को निगल लिया था, लेकिन जब उसने उस मस्टिक स्पिरिचुअल पावर को देखा तो मन में चिंता जागी और गालों पर पसीना आ गया। नहीं पता था कि वो इस थंडर मस्टिक एंटिटी को एब्सॉर्ब कर पाएगा या नहीं। झू फेंग का साहस और मौत को चैलेंज करने की हिम्मत देखकर लियू क्वानरू पीछे खड़ी खड़ी कांप उठी और चिल्लाई, झू फेंग। एक गोल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, जिससे तेज चटकने की आवाजें आईं। यह देखकर जू फेंग की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। इसकी बची हुई थंडर पावर भी लिंग हुआ के थंडर सप्रेशन सीड से कमजोर नहीं थी। अगर यह उसका एक्चुअल बॉडी होता तो और भी भयानक होता। कोई उपाय न सूझने पर लियू चेनरू ने सिर्फ वार्निंग दी, जू फेंग पीछे हट जाओ, आगे मत बढ़ो, बहुत डेंजरस है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, जिसे वो दबा नहीं पा रही थी। लेकिन झू फेंग को जिंदगी और मौत का कोई डर नहीं था। चटकती आवाजों के साथ खिलते उस चमकते कमल को देखकर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वो निडर होकर उस रोशनी के सामने डटा रहा। यह सब देखकर लियू चेनरू की
आंखें फटी रह गईं। जूफेंग का पूरा शरीर उस स्पिरिचुअल पावर के प्रभाव में था। उसके माथे का निशान धधक रहा था और बिजली की लपटों को सोख रहा था। लिu चेनरू दंग रह गई। हे भगवान, इसे बिजली गिरने का डर नहीं है। यह रोशनी तो सच में थंडर और लाइटनिंग की चिंगारियां हैं। फिर भी यह ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे जीने मरने की परवाह ही ना हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने इतने निर्लज्ज काम किए हैं कि अब बिजली गिरने का डर ही नहीं रहा? अभी 5वां रैंक भी नहीं है, फिर भी ठंडर से नहीं डरता? नहीं, उसका शरीर साफ तौर पर बिजली को सोख रहा है। वो झूफेंग का साहस देखकर सच में डम्फाउंडेड थी। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह का इंसान लाइटनिंग की डिस्ट्रक्टिव पावर को सहन कर सकता है। जूफेंग का शरीर थंडर की एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहा। अंदर ही अंदर वो स्पिरिचुअल पावर में बदलाव फील कर रहा था। वो 5वां रैंक पर पहुंच चुका था। पहले दिखाई देने वाला नीला घेरा अब और चौड़ा और साफ हो गया। वज्रा मिस्टिक एंटिटी से यही उम्मीद थी। सच में रूथलेस था, लेकिन उसकी चाहत सिर्फ 5वां रैंक तक सीमित नहीं थी। आखिर किसके दिल में अनलिमिटेड लालच नहीं होता? उसकी आंखों में डिजायर का भाव था। इस वज्रा मिस्टिक एंटिटी को वश में करना ही था। उसने हाथ उठाया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाया, मन में सोचते हुए, ओह, बिजली खुद मेरे हाथ की तरफ आ रही है। बड़ी कोऑपरेटिव है। उसे अपने किए पर पूरा भरोसा था। इस मोमेंट में किसी बात का डर नहीं था। जैसे ही उसने हाथ उस घेरे में बढ़ाया, गरजती हुई एनर्जी जोर से कड़क उठी। उसे इस हालत में देखकर लिu चेनरू घबरा गई। जूफेंग, पागल हो गए हो? हेवन अर्थ मिस्टिक थंडर को नंगे हाथों से कंट्रोल करना चाहते हो? जीने से थक गए हो? लेकिन उसकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए जूफेंग ने अपना काम जारी रखा और उस मस्टिक सर्कल के अंदर हेवन अर्थ मस्टिक थंडर को नंगे हाथों से जकड़ लिया। एक चकाचौंध भरी रोशनी बाहर की तरफ फैली, जिससे लिu क्वानरू पीछे की तरफ उड़ गई। गुफा की चट्टानी दीवारें भी उस मिस्टिक थंडर की डिस्ट्रक्टिव पावर को सहन नहीं कर सकी। पत्थरों में दरारें पड़ गईं। एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ चट्टानी दीवार फट गई। लिu चेनरू स्टन्ड बैठी थी, शांत नहीं रह पा रही थी। फिर भी जूफेंग के बारे में सोच रही थी। क्या वो अभी जिंदा है? कितना मूर्ख है! कल्टीवेशन के लिए जान की भी परवाह नहीं। उस मोमेंट में आंखों में आंसू लिए वो पीछे मुड़ी। उसे लगा कि जूफेंग के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो ठिठक गई। जूफेंग अभी भी वहीं मजबूती से खड़ा था। उसका नंगा हाथ मिस्टिक थंडर को कसकर पकड़े हुआ। उसके घावों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी नजरें बिल्कुल दृढ़ थीं। जिंदगी और मौत का कोई डर नहीं। लिu चेनरू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नंगी मुट्ठी से मिस्टिक थंडर को वश में करने की हिम्मत रखने वाला आखिर यह इंसान था कौन? असहनीय दर्द के बावजूद जूफेंग के चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि मैं तुम्हें रिफाइन नहीं कर सकता। चाहे इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर कितनी भी भयानक हो, चाहे जिस्म को कितना भी कष्ट उठाना पड़े, उसने आखिर तक सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। इस वायलेंट मिस्टिक थंडर का सामना करते हुए एक हाथ की ताकत साफ तौर पर काफी नहीं थी। उसकी बाह पर लिपटा कपड़ा पहले ही टुकड़ों में बिखर चुका था। उसके पास बाएं हाथ से अपनी दाईं कलाई कसकर पकड़ने और पूरी ताकत लगाकर रेजिस्ट करते रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। उसकी भयानक डिस्ट्रक्टिव पावर उसे अंदर से जला रही थी। उसकी यह दृढ़ता देखकर लिu चेनरू भयभीत हो गई। वो अभी भी मिस्टिक थंडर को रिफाइन करना चाहता है और अभी तक उस लेवल तक पहुंचा भी नहीं। अभी तो 5वां रैंक ही है। हे भगवान, सच में इसमें देवताओं जैसा साहस है। किसी से नहीं डरता। जूफेंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, भाव विभोर हो गया था, लेकिन उसका हौसला जरा भी नहीं डगमगाया। लिu चेनरू सदमे से देखती रही। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। वो बैंगनी चीज क्या है? क्या वो सच में मिस्टिक थंडर की हेवन लेवल पावर को भी निगल सकती है? क्या ये हेवन अर्थ मिस्टिक थंडर है जो लुयन मिस्टिक थंडर से भी ज्यादा भयानक है? लेकिन इतना भी काफी नहीं था। जूफेंग का शरीर अब बुरी तरह डैमेज्ड हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं, पुतलियां दिखाई नहीं दे रही थीं। मुंह से खून बह रहा था, मानो वो अपनी लिमिट पार कर चुका हो। फिर भी उसने जरा भी डर नहीं दिखाया, बल्कि आगे बढ़ने का इरादा साफ था। उसके हाथ में मिस्टिक थंडर की मजबूत पकड़ अभी भी थी। तभी उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन आई, 5वां पीक। उसकी बाह से खून बहता रहा, शरीर पर लिपटी पट्टियां और ज्यादा फटती गईं, लेकिन बदले में 6ठा पीक। लिu चेनरू यह देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह गई। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वो पहले ही 6ठा पीक पर पहुंच गया? जैसा कि उम्मीद थी, हेवन एंड अर्थ मिस्टिक थंडर सच में भयानक था। इसने जूफेंग को 4था पीक से सीधे 6ठा पीक तक पहुंचा दिया था। इस वक्त तक जूफेंग लगभग थक चुका था। मिस्टिक थंडर में बिजली की चिंगारियां फिर से भड़क उठी, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगी। फिर भी उसके चेहरे पर हार मानने का जरा भी इरादा नहीं था। यह भयावह दृश्य देखकर लिu चेनरू कांप उठी और चिल्लाई। वो पर्पल लाइटनिंग लुयन मिस्टिक थंडर को आसानी से अब्सॉर्ब कर रही है। सबसे जिद्दी लाइटनिंग चेन्स को भी वो अब्सॉर्ब कर रही थी। अब उसके सामने सिर्फ उसकी खाली गोल आंखें थीं। लुयन मिस्टिक थंडर की रोशनी अब दिखाई नहीं दे रही थी और वो लगभग भूल ही गई थी कि उनके पैरों के नीचे पहले घोर अंधेरा था। जूफेंग के माथे पर कमल अभी भी चमक रहा था। रहस्यमयी रोशनी बिखेर रहा था। उसका शरीर हवा में तैर रहा था। आंखें
अभी भी पूरी तरह सफेद थीं। उस भयानक मोमेंट में उसे असहनीय डिस्ट्रक्टिव पावर का सामना करने के लिए दांत भींचने पड़े। अचानक लियू छनरू की आंखें चमक उठी और वो चिल्लाई, उसने रैंक 7 पा लिया, रैंक 7। वो अपनी खुशी छुपा नहीं सकी। उस दर्द और तकलीफ के बाद जो उसने रैंक 7 तक पहुंचने के लिए सहा था, उसके लिए खुश हुए बिना नहीं रह सकी। जब वो आखिरकार उस एक्सट्रीम टेंशन से बाहर निकला तो शांत होकर एक लंबी सांस ले सका। आखिर यह थंडर कैसी चीज थी जिसके लिए एवोल्यूशन भी जरूरी थी। लेकिन हेवन अर्थ मिस्टिक थंडर सच में अद्भुत था। इतने कम टाइम में ही उसे फर्स्ट रैंक से सीधे 7th रैंक तक पहुंचा दिया। जूफेंग ने अभी अभी सहे दर्द को नजरअंदाज किया और बेफिक्र होकर हंसने लगा। हा हा हा, ल्यू के, ली वे, तुम दोनों नरक में जाओ। हा हा हा। वो बेहद खुश था। हाँ, आज मैं 7वां रैंक पर पहुंच गया और आखिरकार कुछ इनर पावर मिली। अब मैं प्रोफाउंड ऑफ स्क्रिप्चर से प्योर प्रोफाउंड आर्ट प्रैक्टिस कर सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। लियू छनरू उसकी इस अत्यधिक खुशी को देखकर थोड़ी शर्मिंदा हुई। यह लड़का मूर्ख की तरह क्यों मुस्कुरा रहा है? लेकिन उसके भोले भाले चेहरे को देखकर उसे वो थोड़ा क्यूट लगा। नीचे देखने पर उसने देखा कि प्रोफाउंड थंडर जमीन पर पड़ा है। उसने एक टैलिस्मैन फूंका और धीरे से उसे हाथ से छुआ। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। चियानरू अब बहुत खुश लग रही थी। चेहरे पर पहले जैसी चिंता और डर नहीं था। उसने कहा, अर्थ फायर प्रोफाउंड थंडर की शक्ति खत्म होने पर यह बहुत शांत हो जाती है। उसे प्रैक्टिस करते और हाथ से फ्लेम फूटते देखकर अचानक बोली, यह क्या है? हाँ, प्रोफाउंड आउट स्क्रिप्चर में मेंशन है कि इस प्योर प्रोफाउंड आर्ट में हीलिंग और रेस्टोरेटिव इफेक्ट्स होते हैं। बोलते ही उसने तुरंत इसे ट्राई करने की कोशिश की, हालांकि ठीक से पता नहीं था कैसे। अचानक इसे टेस्ट के लिए ऊपर उठाते हुए वो खुशी से हंसे बिना नहीं रह सका। हा हा हा, घाव भर रहा है। यह प्योर प्रोफाउंड आर्ट कमाल की है। यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। लियू छनरू पूरी तरह शॉक्ड होकर चिल्लाई, एक मैजिशियन? जूफेंग, क्या तुम मैजिशियन हो? यह सुनते ही उसने घबराकर दोहराया, एक मैजिशियन? जूफेंग इस पूरे एपिसोड से ऑलरेडी थक चुका था और कुछ जवाब देने का मन नहीं था। बस जमीन पर लेट गया। मैं मैजिशियन हूँ या नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि शरीर पूरी तरह खोखला फील हो रहा है। उसे सवाल टालते देख लियू क्वानरू ने सीधे कहा, हाँ सही है, स्पेल्स चलाने में मेंटल एनर्जी खर्च होती है। थोड़ी देर रेस्ट क्यों नहीं करते? एक हल्की हवा चली और जो यांग प्रकट हुआ। उसकी आवाज विशाल एरिया में गूंजी। उसने उनके नाम पुकारे। चेहरे पर चिंता और डर साफ था। जूफेंग, चनरू, जाओ बाय। थोड़ा निराश होकर उसे रोकने लगा। चिल्लाना बंद करो जो यांग, तुम लगभग 2 घंटे से खाई में चिल्ला रहे हो। चलना चाहिए। वांगलू को भी दुख हुआ। सही कहा, अभी सबसे जरूरी है वापस जाकर उनकी मृत्यु की सूचना देना। यह सुनकर भी जो यांग खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये तीनों दोस्त क्या सोच रहे थे? सच में लगा था कि जूफेंग इतनी आसानी से मर जाएगा। नीचे जूफेंग की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसने खुद को मजबूर किया और लियू छियनरू को उस घोर अंधेरी गुफा से बाहर निकाला। जूफेंग, तुम लैंड फायर प्रोफाउंड थंडर वापस क्यों नहीं लाए? इस मुश्किल सवाल का सामना करते हुए उसने बस इतना कहा, ये वैली स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर है। स्पिरिचुअल बीइंग्स नेचुरली यहाँ की हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करके ग्रो करते हैं। यही इसकी जगह है, यही इसका घर है। वो स्पिरिचुअल पावर चमकती रही, यहाँ की एनर्जी अब्सॉर्ब करती रही। चियानरू जूफेंग के बारे में पूछे बिना नहीं रह सकी, वैसे जूफेंग तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? जूफेंग ने डिटेल में जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, बहुत दूर की जगह। बाहर कदम रखते ही चमकती धूप, उम्मीद की किरण देखकर चियानरू खुशी से चिल्लाई, जूफेंग, हम बाहर आ गए। गुफा के एंट्रेंस के नीचे देखने पर ऊंचे हरे भरे पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। बाहर आ गए थे, हाँ, लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में कौन जानता था कि सच में निकलने में कितना टाइम लगेगा। वक्त बीतता चला गया। आधा महीना गुजर गया। शाओ रेजिडेंस के भव्य कोर्टयार्ड में सब एक अनाउंसमेंट के लिए इकट्ठा हुए थे। वो बदमाश जूफेंग 10 दिनों से ज्यादा से लापता है। क्या भाग गया होगा? नीचे से किसी ने चिल्लाकर कहा। तीसरा स्टूवर्ड 5वीं ग्रेट प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर है। अगर भागा नहीं तो क्या वो सच में मौत को दावत दे रहा था? उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, लगता है वो बदमाश सच में भाग गया। क्या उसे वापस लाने के लिए लोगों को भेजें और दूसरों को सबक सिखाने के लिए पीट पीट कर मार डालें? उसे जूफेंग को इस तरह अपमानित करते सुनकर दूसरी मिस शाओ तुरंत उछल पड़ी। मैंने ही जूफेंग को जाने दिया था, क्या आप मुझे भी पीटना चाहते हैं? उसे इस तरह देखकर वो बस विनम्रता से बोल सका, नौकर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। शाओ लिनलुओ ने शांति से आह भरी, अगर जूफेंग सच में भाग गया है तो ऑर्डर दे दो। फिर भी वो कुछ हद तक अनकन्विंस्ड लग रहा था। अपने बड़े भाई को इस तरह देखकर दूसरी मिस शाओ ने उसे घूरा। भाई, अगर उसे देखो तो सजा के लिए शाओ फैमिली में वापस ले आना। चूंकि यंग मास्टर ने ऐसा कहा था, वो पर्सन मानने पर मजबूर था। धन्यवाद यंग मास्टर, मुझे पहले से पता था कि जूफेंग गद्दार है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, पीछे से अचानक एक तेज और जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ओह, सच में? जूफेंग वापस आ चुका था, हमेशा की तरह फुल एटीट्यूड के साथ। और तुम्हें यह भी पता चल गया? वाह वाह, मैं तो बस नहाने और साफ कपड़े बदलने गया था, इसलिए थोड़ा देर से आया। किसने सोचा था कि मेरी इस तरह बदनामी होगी? लियू के ने जूफेंग को देखा। यह जूफेंग है, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। वो वापस आ गया। शाओ यिलिन और शाओ लिनलुओ भी पास आ गए। शाओ यिलिन ने उत्साह से जूफेंग का नाम
पुकारा। लियू के और जू फेंग एक ही मार्शल स्टेज पर आ गए। थंडर एरिना। भीड़ में से कुछ बोले, क्या वो सच में तीसरे स्टूअर्ट को चैलेंज करने की हिम्मत करता है? लगता है जीने से थक गया है। जू फेंग ने सबका अभिवादन करते हुए कहा, यंग मास्टर, दूसरी मिस्ट्रेस, मैं वापस आ गया। शाओ यिलिन जोर से हंसी। जू फेंग, मुझे पता था कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। शाओ लिनलो ने आह भरी। चूंकि वापस आ ही गए हो तो शुरू करते हैं। स्टैंड में ली हेक्सुआन और ली वे भी मौजूद थे, लेकिन जू फेंग ने बस घमंडी स्माइल दी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, अभी मैं पहले तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूंगा। लीवे ने ताना मारा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। जू फेंग की अगली हरकत ने लियू के और कई लोगों को हैरान कर दिया। जू फेंग ने हल्की सी स्माइल दी, आराम से, मुझे दर्द से डर लगता है। लियू के विजयी स्माइल के साथ बोला, चिंता मत करो। जैसे ही लियू के ने अपनी बाह में पावर समेटी, जोर से चिल्लाया और उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगी। मैं धीरे से मारूंगा, जू फेंग ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा। कुछ नहीं है। जू फेंग और लियू के दोनों ने अपनी बाहों में पावर फ्लो किया। उनकी मुट्ठियां आमने सामने टकराई। धमाका। लियू के की तरफ से लाल पावर निकली, जबकि जू फेंग की तरफ से गोल्डन पावर फूट पड़ी। दोनों पावर्स टकराई। धमाका। पलक झपकते ही लियू के को जोरदार हिट लगा और वो हवा में उछलकर दीवार के बड़े हिस्से से टकरा गया। उसकी चीख पूरे एरिना में गूंजी। सिर्फ एक ही मुक्के से जू फेंग ने उसे पूरी तरह हरा दिया था। ली वे और ली हेक्सुएन दंग रह गए। दर्शक खुशी से झूम उठे। इम्पॉसिबल! जू फेंग ने सच में तीसरे स्टूअर्ट को हरा दिया। भीड़ में चर्चा गूंजने लगी। उसने एक ही पंच से 5वां ग्रेट प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर को हवा में उछाल दिया। ये लड़का इतना पावरफुल कब से हो गया? बिल्कुल, ये तो डरावना है। शाओ इलिन जोर से हंसी। जू फेंग वाकई वही है जिस पर मेरी नजर थी। शाबाश! जू फेंग शर्माते हुए मुंह फेर लिया। दूसरी मिस्ट्रेस को जरा भी शर्म नहीं है, इतने लोगों के सामने तारीफ कर रही हैं। ली वे गुस्से से भड़की। उस बदमाश ने एक ही मूव में 5th ग्रेड प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर को हरा दिया। वो शायद 6th ग्रेड तक पहुंच चुका है। ली वे ने तुरंत जू फेंग की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई। शाओ यिलिन को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। इम्पॉसिबल! इम्पॉसिबल! उसने जरूर कोई घटिया ट्रिक यूज की होगी। ये कैसे हो सकता है? एक साधारण नौकर इस यंग मास्टर के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा है। जू फेंग ने हाथ जोड़कर कहा, यंग मास्टर, लियू के इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा, इसलिए लगता है रिजल्ट पहले ही तय हो चुका है। यंग मास्टर से रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट अनाउंस करें। शाओ यिलिन ने खुशी से कहा, जी हाँ कजन भाई। शाओ लिनलो शांत रही। तुमने सच में मुझे तुम्हारे बारे में अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दिया। बहुत अच्छा, ये मैच तुम जीत गए, लेकिन एक नौकर होने के नाते तुम 10 दिनों से ज्यादा टाइम तक गायब रहे। क्या मुझे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलना चाहिए? झू फेंग ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ यंग मास्टर। और फिर एक सुबह एक पीले रंग की छप्पर वाली झोपड़ी में, पतिदेव, कल रात हमारी सुअरनी ने ढेर सारे बच्चे दिए। पति जोर से हंसा, मांस के दाम आजकल आसमान छू रहे हैं, हम तो खूब मुनाफा कमाएंगे। पत्नी, जल्दी से गिनो कितने बच्चे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8। धड़ाम! यह ल्यूके के सिर पर लगा। ल्यूके सुअर बाड़े में फंस गया। अरे नहीं पतिदेव, कुछ भयानक हो गया। क्या हुआ पत्नी? एक सुअर है जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है। डरो मत पत्नी, अगर यह सच में इतना बदसूरत दिखता है तो मैं इसे मार डालूंगा ताकि हमारे प्यारे सुअरों के झुंड को बर्बाद न करे। कुछ दिनों बाद शानदार श्याओ रेजिडेंस पर, जल्दी आओ, झू फेंग वापस आ गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब वो हैंडसम हो गया है। उसने तीसरे स्टीवर्ड को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जू फेंग इतना कमाल का होगा। कई लड़कियों की तारीफों से घिरे जू फेंग ने घमंडी अंदाज दिखाया। भाई फेंग, मैं आपसे प्यार करती हूँ। एक बड़ी लड़की पास आई और जू फेंग को गले लगा लिया, जिससे वो शर्मा गया। भाई फेंग, क्या तुम इतने टाइम से जानबूझकर बेकार होने का नाटक कर रहे थे? जू फेंग ने तुरंत उस लड़की को तिरस्कार से धक्का देकर दूर किया। बड़ी बहन, किसी आदमी को अक्षम नहीं कहा जाता। अगर जानना ही है तो आधी रात को विलो के पेड़ के नीचे मिलते हैं। जब शाओ इलिन ने झू फेंग को लड़कियों की भीड़ से घिरा देखा तो वो क्रोधित हो गई। झू फेंग, तुम सब क्या बातें कर रहे हो? तुम सब यहाँ क्यों इकट्ठी हो? क्या करने के लिए कोई काम नहीं है? लड़कियां तुरंत भाग गईं। सिर्फ शाओ इलिन ही झू फेंग को गुस्से से घूरती रह गई। झू फेंग ने जल्दी से प्रणाम किया। दूसरी मिस्ट्रेस, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? शाओ इलिन का चेहरा फिर से खिल उठा। झू फेंग, बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? झू फेंग चौंक गया और हाथ सीने पर रख लिए। चेहरे पर पसीना आ गया। दूसरी मिस्ट्रेस, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मैं डर गया हूँ। मन में सोचने लगा, ओह नहीं। दूसरी मिस्ट्रेस जिस तरह से बिहेव कर रही हैं, क्या उन्हें मेरा रूप पसंद आ गया? क्या मुझे सच में उनकी बात माननी चाहिए? झू फेंग और शाओ इलिन एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। शाओ इलिन गुस्से में आ गई। तुम्हें इस तरह बिहेव करने की अनुमति नहीं है। क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? हाथ नीचे करो। झू फेंग के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। शाओ इलिन ने एक प्यारा सा चेहरा बनाया, जिससे झू फेंग और भी बेचैन हो गया। अच्छा है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ और तुम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, समझे? झू फेंग गहरी सोच में डूब गया। हम इस लड़की की चॉइस इतनी भी अजीब नहीं है ना? झू फेंग आखिरकार मान गया। क्या ऑर्डर है? शाओ इलिन तुरंत खुश हो गई। पहले एग्री करो। ठीक है, मना नहीं करूंगा। शाओ इलिन ने आगे कहा, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मेरे दूसरे चचा जी जरूर तुम्हें ढूंढने
ढूंढने आएंगे और तीसरे स्टीवर्ड का पद सौंप देंगे। जू फेंग की आंखें चमक उठी। क्या यह मेरे लिए एकदम परफेक्ट नहीं होगा? वो जोर से हंसा। शाओ यिलिन मुड़ी और सीधे जू फेंग की तरफ इशारा किया। बिल्कुल, तो मेरा ऑर्डर है, उसे मना कर दो। जू फेंग अचंभित रह गया। हूँ? शाओ यिलिन ने इतराते हुए जू फेंग के कंधे पर थपथपाया। चिंता मत करो, भले ही तीसरे स्टुअर्ड न बनो, अब से तुम मेरे खास आदमी रहोगे, कोई टेंशन नहीं। जू फेंग अनिच्छुक लग रहा था। शाओ यिलिन ने फिर से कंधे पर थपथपाया। मेरे पीछे आओ और आराम और लग्जरी का जीवन जियोगे। जू फेंग घबराकर बोला, मुझे लोगों से डर लगता है। तभी उनके पीछे खड़े एक आदमी ने खांसा, अहम, ये अंकल सन थे, एक बूढ़े व्यक्ति जिनके सिर पर घने सफेद बाल और सफेद दाढ़ी थी। जू फेंग, गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं। जू फेंग चौंक गया। यह अंकल सन थे, शाओ रेजिडेंस के प्रमुख सीनियर सर्वेंट। उनकी पावर 9th ग्रेड की थी, जो मास्टर शाओ से सिर्फ 1 ग्रेड कम थी, जिससे वो पूरे कस्बे में एक रेयर पावरफुल इंसान बन गए थे। शाओ यिलिन ने खुशी से हाथ हिलाते हुए विदाई दी। जाओ जाओ, मेरे दूसरे चाचा जी बुला रहे हैं। वो जोर से हंसी। जू फेंग बलवान भी है और स्मार्ट भी, देखते हैं लिंग हुआ आगे और क्या क्या चालें चल सकती है। जू फेंग ने अंकल सन को प्रणाम किया। नमस्कार अंकल सन, हम मेरे साथ आइए। अंकल सन जू फेंग को एक लंबे पुल के पार ले गए। पुल के नीचे का पानी साफ था और नीचे एक बड़ा कमल का तालाब फैला हुआ था। यहाँ का नजारा शांत और निर्मल था। सन ने जू फेंग की तरफ देखा। मन में सोचा, अजीब है, ये लड़का गहरी नदी में शांत पानी की तरह है। इसे बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा। इसकी पावर का एक अंश भी बाहर नहीं निकल रहा। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक कमरे के सामने पहुंचे। हम यहाँ हैं, अंदर जाइए, गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। जू फेंग ने एक पल सोचा। इस दरवाजे के पीछे कस्बे का सबसे पावरफुल इंसान था। जैसे ही उसने कदम रखा, ऊर्जा का एक जोरदार प्रवाह फूट पड़ा। धमाका। 10वें ग्रेड प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर, शाओ रेजिडेंस के मास्टर शाओ रोंग। जू फेंग ने राहत की सांस ली। उस सडन अटैक से बच गया था, फिर भी उस जबरदस्त पावर के सामने उसके कदम नहीं डगमगाए। उसने प्रणाम किया। जू फेंग गुरुजी को प्रणाम करता है। कमरे के अंदर से एक तेज आवाज आई, जिस पर अंकल सन दरवाजे के पीछे छिप गए। हम बहुत बढ़िया, अंदर आइए। जैसे ही जू फेंग अंदर आया, अंकल सन ने तुरंत दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। अंदर गुरुजी कैलीग्राफी का अभ्यास कर रहे थे। जैसा कि किसी नोबल फैमिली में जन्मे व्यक्ति से उम्मीद होती है, उनका व्यवहार एक साधारण सर्वेंट से बिल्कुल अलग था। कमरे में 10th ग्रेड प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर शाओ रोंग खड़े थे। चेहरा गंभीर था। अगर कल जो हुआ वह न होता तो मैंने कभी नहीं सोचा होता कि एक बार गौरवशाली शू फैमिली का वंशज मेरे शाओ परिवार में सर्वेंट बनेगा। शू फेंग चौंक गए। शू फेंग ने एक्सप्लेन किया, मेरा शू परिवार पहले ही डिक्लाइन की तरफ है, पछताने की कोई बात नहीं। वो पूर्व गौरव तो बस हमारे पूर्वजों की बची खुची रेपुटेशन थी। मास्टर शाओ जोर से हंसे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, सिर्फ पूर्वजों की बची खुची रेपुटेशन। एक सच्चे आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। कल तुमने ल्यूके को आसानी से हरा दिया। मुझे लगता है तुम 6th ग्रेड पर पहुंच चुके हो। वर्च्यू और एबिलिटी रैंक के अनुरूप होनी चाहिए। आज से तुम शाओ रेजिडेंस के तीसरे स्टीवर्ड होगे। जू फेंग ने तुरंत घुटने टेककर प्रणाम किया। गुरुजी, क्या मैं मना कर सकता हूँ? 10वीं ग्रेड प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर शाओ रोंग को यह शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। बूढ़े शाओ रोंग को देखते ही देखते भयंकर गुस्सा आ गया। चेहरा लाल हो गया। हालांकि हाथ में अभी भी ब्रश था। विकृत भाव से दहाड़ते हुए बोले, फिर से कहो। उनका यह चेहरा देखकर जू फेंग भी कांप उठा। माथा तन गया और सिर झुकाकर जवाब दिया। 10वीं ग्रेड प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर का प्रभाव ही इतना भयानक होता है। फिर बोला, गुरुजी, मुझे इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। बात यह है कि यह तुच्छ व्यक्ति लंबे टाइम से आलस का आदी है। मैं खुद को भी मुश्किल से संभाल पाता हूँ। तीसरे स्टीवर्ड बनने जैसे इल्यूजन में नहीं पड़ सकता। जू फेंग द्वारा इतनी जल्दी प्रपोजल ठुकराए जाने पर शाओ रोंग स्वाभाविक रूप से थोड़े नाराज हुए। तीखी निगाहों से बोले, इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। जू फेंग अपनी बात पर अड़ा रहा। जी स्वामी जी, बस यही आशा है कि स्वामी जी मुझे कुछ आसान काम सौंप दें। यह जोर से कह दिया, लेकिन मन ही मन उस लड़की को कोस रहा था। दूसरी मिस्ट्रेस, ओह दूसरी मिस्ट्रेस, आपने तो इस बार पूरी तरह परेशान कर दिया। कोई भी सोचता कि शाओ रोंग नाराज होंगे, लेकिन सिचुएशन अचानक पलट गई। इसके बजाय वो खुश हो गए। दाढ़ी सहलाते हुए जोर से हंसे। हा 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 हा, बुरा नहीं बुरा नहीं, यिलिन ने ही तुम्हें मना करने को कहा था, है ना? जू फेंग उस सडन गेस से पूरी तरह अवाक रह गया, जैसे कोई गोल्डन रिट्रीवर वहां बेहोश खड़ा हो। समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। यह देखकर कि लड़का अभी भी नहीं समझा, शाओ रोंग ने एक्सप्लेन किया, वो थोड़ी देर पहले मुझसे मिलने आई थी और चाहती थी कि मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे खुद के फैसले का इंतजार करूंगा। आखिर अपनी रेपुटेशन बढ़ाने का मौका कौन ठुकराएगा? जू फेंग से मिलने से पहले उन्होंने यही सोचा था, लेकिन हकीकत उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग निकली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में मना कर दोगे। दाढ़ी सहलाते हुए और आंखें बंद करके गुरु ने शांत भाव से तारीफ की। तुम लॉयल्टी और अफेक्शन को वैल्यू देते हो, बुरा नहीं। चूंकि यह जू फेंग का अपना फैसला था, शाओ रोंग ने उसके लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी की। वो केवल अपनी बेटी के बारे में सोचने लगे और थोड़ी उदासी के साथ आस्तीन से आंसू पोंछते हुए बोले, वो छोटी बच्ची ना आसमान से डरती है न जमीन से। अगर तुम उसके साथ रहोगे और अक्सर सलाह दोगे तो मुझे चैन मिलेगा। जू फेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर
झुकाकर प्रणाम किया। जी गुरुजी। यह सुनकर गुरुजी को झू फेंग को अपनी बेटी सौंपने में कुछ तसल्ली हुई, फिर भी अपनी प्यारी बेटी से बिछड़ने के ख्याल से थोड़ा दुख हुआ। बचपन से ही उसके स्वभाव को उसके पिता से बेहतर कोई नहीं समझता था। उन्होंने निर्देश दिया, बस उसे कुछ भी ज्यादा मिस्चीवस काम मत करने देना। उन्हें बेटी के किसी से तंग होने की कोई चिंता नहीं थी। उसका साहस शेर से भी ज्यादा था। बेटी की बात साइड में रखकर उन्होंने ब्रश उठाया और कुछ ही क्विक स्ट्रोक्स में लिखना शुरू किया। साथ ही जू फेंग को निर्देश देते रहे। 5वां ग्रेड प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर और चौथा ग्रेड में बहुत बड़ा फर्क होता है। 5वां ग्रेड पर पहुंचते ही इंसान के पास रियल पावर आ जाती है। चूंकि तुम 5वें ग्रेड पर पहुंच चुके हो, इसलिए अब से शाओ रेजिडेंस में तुम्हारे साथ एक स्टीवर्ड जैसा व्यवहार किया जाएगा। कुछ देर बोलने के बाद आखिर में हाथ हिलाकर कहा, जा सकते हो। वो लड़की शायद इम्पेशेंट हो रही होगी। जू फेंग के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी के स्टडी रूम से निकलने के बाद जू फेंग एकदम खुशी से झूम रहा था। उछलते कदमों से चल रहा था, गुनगुना रहा था, मानो जिंदगी उस पर मेहरबान हो। वहीं दूसरी तरफ गुरुजी लिखते बैठे थे, लेकिन उनका मन बेचैन था। इतने कम वक्त में ठीक हो जाना और फिर भी चेहरे पर जरा सी भी इमोशन नहीं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि श्याओ लिनलुओ उनके बारे में इतना अच्छा सोचती है। उन्होंने कहा, श्याओ लिनलुओ से कहो कि उनका ध्यान रखे और ली परिवार के उन दोनों लड़कों को उनके पास फटकने न दे। बर्फ जैसे सफेद बालों और दाढ़ी वाले बूढ़े बुजुर्ग ने सिर झुकाकर आज्ञाकारी होकर कहा, जी गुरुजी। और गुरुजी वो वहाँ बैठकर कैलीग्राफी बना रहे थे, फिर खुद ही उसकी तारीफ करने लगे। हम बुरा नहीं है। जैसी उम्मीद थी, श्याओ परिवार मार्शल आर्ट्स के लिए ही बना है। झू फेंग का बेहद अट्रैक्टिव चेहरा एकेडमी की अनगिनत लड़कियों का दिल जीत चुका था। इसीलिए जैसे ही वो निकला, सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गईं, चहकते हुए, आओ भाई फेंग, अपनी छोटी बहन की मदद करो। भाई फेंग, आप तो कमाल हो। गोल मटोल चेहरे वाली ये लड़कियां मानो पहले कभी इतने हैंडसम इंसान से मिली ही न हो। उन्होंने उसे इतनी कसकर घेर लिया कि भाई फेंग की सांसें फूलने लगीं, नजरें धुंधला गईं। इस दयनीय हालत में भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा और चहकती रहीं, आओ आओ। इस तरह जकड़े जाने पर झू फेंग इतना घबरा गया कि धुएं की तरह भाग खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से उस भीड़ से निकला। उस सुंदर लड़के को भागते देख लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगीं, भाई फेंग मत जाओ। भाई फेंग, मैं तुमसे जिंदगी के आइडियल्स पर बात करना चाहती हूँ। उनकी दीवानगी देखकर झू फेंग सच में डर गया, रोने ही वाला था। वो तेजी से बोला, दूसरी मालकिन मुझे एम्ब्रॉयडरी सीखने के लिए बुला रही है, किसी और दिन, किसी और दिन। और ये कहते कहते वो भागा। उसका चेहरा लड़कियों की लिपस्टिक के निशानों से पूरी तरह रंगा हुआ था। उस अफरा तफरी से बाहर निकलकर उसने एक खंभे को कसकर पकड़ा और कराहते हुए बोला, उफ, आज तो लगभग जान ही चली जाती। तीसरा मैनेजर भी नहीं बन पाया और सुंदर बड़ी बहन भी मिलने नहीं आती। उफ। तभी कानों में एक आवाज पड़ी, श्या फिएक्सुआन, मेरे बड़े भाई छोटे कस्बे के टी हाउस में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ चलो। झू फेंग ने कान लगाकर सुना, श्या फिएक्सुआन, ये नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। श्या फिएक्सुआन बेहद नाराज थी। वो आदमी बार बार जोर दे रहा था कि वो चले, जबकि उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने साफ कह दिया, मैं नहीं जा रही, लेकिन वो सबॉर्डिनेट पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऊंची आवाज में चिल्लाया, मेरे बड़े भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर नहीं आई तो बात अच्छी नहीं होगी। झू फेंग एक पेड़ के पीछे छिपकर सब सुन रहा था, चेहरे पर मिस्चीवियस मुस्कान। ओह, अब याद आया, ये वही है, वो खूबसूरत बड़ी बहन जिसे मैंने गलती से देख लिया था। वो सबॉर्डिनेट चाहे कुछ भी कहता रहे, फिएक्सुआन अपनी बात पर अड़ी रही। ये तुम्हारा मामला है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उसने और जोर लगाया, मेरे बड़े भाई ने इतने लंबे समय से तुम्हें पाने की कोशिश की है, क्या तुम अब भी उनकी फीलिंग्स नहीं समझती? और वैसे भी पिछली बार जब तुम मुसीबत में थी तो क्या मेरे बड़े भाई ने ही तुम्हारी मदद नहीं की थी? लेकिन इस अभिमानी लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, वो मेरी मदद नहीं कर रहे थे, वो बस नहीं चाहते थे कि कोई और मर्द मेरे करीब आए, वरना पूरे परिवार को आखिरी सदस्य तक क्यों मारते। दोनों की बहस जारी रही। सबॉर्डिनेट अपने बड़े भाई का पक्ष लेते हुए बोला, उस परिवार ने बुरे काम किए थे, उन्हें मार डालना ही सबसे ठीक था। युवती ने तुरंत पलटवार किया, तुम लोग आपस में जो चाहो करो, लेकिन मुझे परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हारे बड़े भाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये सुनकर सबॉर्डिनेट का धैर्य टूट गया। उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने सीधे उसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए दहाड़ा, श्या फिएक्सुआन, तुम्हें सच में नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। चाहे तुम जाना चाहो या ना चाहो, जाना तो पड़ेगा। ये कहते ही उसका धैर्य पूरी तरह टूट गया। उसने झपट्टा मारा और फिएक्सुआन की पतली कलाई पकड़कर घसीटने लगा। दीवार के सहारे खड़ी वो लड़की चिल्लाई और उसने झर उगला, तुम तो बस एक गरीब और बेसहारा नोबल वुमन हो, इतनी बड़ी मत बनो। श्या फिएक्सुआन आखिरकार एक कोमल नाजुक दिल वाली युवती थी। एक मर्द के मुंह से ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर उसकी आंखें भर आईं और वो बेशर्म इंसान रुका नहीं, और भी बेरहमी से बोला, सच कहूं तो अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। फिर उसने डायरेक्टली धमकी दी, मेरे बड़े भाई तुमसे नरमी से बात करते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी यही जिद पसंद है। तुम जितना रेजिस्ट करोगी मुझे उतना मजा आएगा। बाद में अगर मैं खुद को रोक ना पाया तो तुम जानती हो इसका मतलब क्या है। श्या फिएक्सुआन ने कांपती आवाज में कहा, ली वेई, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं चीख दूंगी। ली वेई बिल्कुल निर्लज्ज था। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इस
यंग मास्टर के मामले में दखल देने की हिम्मत करेगा? चीखो और जोर से चीखो, चाहे गला फट जाए, कोई बचाने नहीं आएगा। उसी पल झू फेंक से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो क्लासिक हीरो की तरह कूद पड़ा। जानवर, उस लड़की को छोड़ दो। ली वे ने नए आने वाले को देखा और चौंका। तुम हो? मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं रहा था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की? उन बेतुकी धमकियों के सामने झू फेंक ने जरा भी डर नहीं दिखाया। मजे लेते हुए बोला, अरे कितना अफसोस है, काश तुम एक्टिंग में चले जाते और विलन का रोल करते। ली वे, जो पहले से ही गुस्से में था, इस टॉन्ट से और भड़क उठा। उसका चेहरा बिगड़ गया। कैसी एक्टिंग? मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। इस नौजवान ने तो सिर्फ लहसुन कूटना ही सुना है, झू फेंक ने और उकसाते हुए कहा। तो मैं तुम्हें ही दोष दूंगा कि तुमने विलन की भूमिका इतनी बढ़िया निभाई कि मैं हीरो बनने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने ड्रामेटिक अंदाज में इमेजिन भी किया। जब विलन और हीरो लड़ते हैं तो आमतौर पर हीरो ही जीतता है, खासकर उस सीन में जहां हीरो अपनी हीरोइन को बचाता है। ये लो! और फिर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। झू फेंग ने पहला जोरदार पंच मारा। उस दर्द ने लीवेई को एक बात मानने पर मजबूर कर दिया। ये लड़का सच में 6 रैंक का है। फिर भी उसकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। तुम जितने पावरफुल होगे उतना ही मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहूंगा। मुझे सच में डर है कि एक दिन तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। उस वक्त तुमसे छुटकारा पाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। झू फेंग ने घमंड से जवाब दिया, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर पीछे छोड़ दूंगा। और वैसे सिर्फ रैंक के हिसाब से देखें तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका हूँ। लेकिन वो अपनी असली 7th रैंक की पावर जाहिर नहीं कर सका। जो भौंकता नहीं वही काटता है। और अगर ली वे की यही हालत है तो उसके बड़े भाई ली हेक्सुअन से तो और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। ली वे से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फिर आगे बढ़ा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। दोनों के बीच एक नया और रोमांचक युद्ध छिड़ गया। दोनों की अपनी अपनी स्टाइल, अपनी अपनी यूनिक पावर। ये देखकर मिस शिया फेक्सुअन डर के मारे पीछे हट गई और सिसकते हुए अपना चेहरा ढक लिया। लड़ाई के बीच ली वे को एक अविश्वसनीय बात का एहसास हुआ। 6th रैंक का पीक, ये कैसे पॉसिबल है? ली वे के सदमे को देखकर झू फेंग ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी ली वे ने डर नहीं दिखाया। हम तो क्या हुआ अगर 6th रैंक के पीक पर हो? एक सर्वेंट तो सर्वेंट ही होता है। क्या तुम्हारे पास कोई मिस्टीरियस स्किल भी है? ये शब्द सुनकर शिया फेक्सुअन अचानक होश में आई। मिस्टीरियस स्किल? झू फेंग पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये है क्या। उसका दिमाग सवालों से भर गया। मिस्टीरियस स्किल आखिर होती क्या है? उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ली वे अभी भी गुस्से में था। धिक्कार है, इस यंग मास्टर की मिस्टीरियस स्किल की ताकत का स्वाद चखो। और ये कहते ही उसने अटैक कर दिया। स्क्रीन पर एक धकता सुनहरा जानवर दिखाई दिया, भयंकर बुलफिस्ट। जाकर मर जा। झू फेंग की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अटैक उस पर हो चुका था। तभी उसे एहसास हुआ, तो ये है मिस्टीरियस स्किल। अगर उसके पास 7th रैंक की पावर न होती तो वो शायद अब तक मर चुका होता। बेहद खतरनाक। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर सच में भयानक थी। ली वे आगे बढ़ा। हे ये यंग मास्टर तुम्हारी बाह तोड़ देगा। उसकी अकड़ देखकर झू फेंग का संयम आखिरकार टूट गया। लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी ही पड़ेगी। नए मूव्स की एक सीरीज शुरू हुई। भयंकर बुलफिस्ट, धड़ाम। लेकिन इस बार झू फेंग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसने बस एक हाथ उठाया और कुछ खोला। ये देखकर ली वे की आंखें लगभग पलट गईं। तुम कौन सी मिस्टीरियस पावर यूज कर रहे हो? झू फेंग ने घमंड से जवाब दिया। तो तुम्हारा भयंकर बुलफिस्ट बस इतना ही है? खुद को कमजोर महसूस करते हुए ली वे गुस्से से दांत पीसने लगा। धिक्कार है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? इतने कम वक्त में डिसेबल्ड से मेरे लेवल पर आ गया। तभी उसे असली प्रॉब्लम समझ आई। झू फेंग को मारना आसान नहीं था और अब उससे निपटने का कोई सिंपल रास्ता नहीं था। ये बदमाश न जान से डरता था न मौत से, और उसके बड़े भाई के प्लान्स बिगाड़ता जा रहा था। झू फेंग की बेसिक पावर पर काबू न पा पाने का एहसास होने पर ली वे रुका, हार मानी और जाने के लिए मुड़ा। फिर भी चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। बदमाश, बस थोड़ा इंतजार करो, हमारी बेट अभी भी कायम है। अभी तो सिर्फ आधा महीना बीता है। आने वाले दिनों में मैं तुमसे धीरे धीरे निपटूंगा। झू फेंग उसके पीछे खड़ा होकर कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसे जाते देखता रहा। मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। मिस शिया फेक्सुअन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ली वे को एक मामूली सर्वेंट हरा देगा। इधर झू फेंग एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करने लगा। छोटी बड़ी बहन, अब जब बदमाश भाग गया है तो क्या तुम्हें इस महान हीरो को एक किस से रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए? लेकिन बात उसकी कल्पना से परे हो गई। ये लड़की बिल्कुल भी भोली नहीं थी। उसने उसे बचाया था, फिर भी उसने जरा सी दया नहीं दिखाई और सीधे उसके सेंसिटिव एरिया पर किक मार दी। झू फेंग दर्द से कराह उठा, चेहरा उतर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की इतनी रूथलेस हो सकती है। जैसे ही उसने किक मारी, वो उसके चेहरे के सामने चिल्लाई, बेशर्म! लात खाकर झू फेंग ने आह भरी। तो दयालु होना भी गलत है? वो अभी थका हुआ ही था कि दिन के उजाले में किसी ने आवाज दी, झू फेंग तुम कहाँ हो? ये इलान थी। क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। हाँ। झू फेंग ने उसे देखते ही घबराकर आंखें फाड़ ली। दूसरी मालकिन, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? यीलन ने बिना वक्त गंवाए झू फेंग को एक बड़े टी हाउस में खींच लिया। भव्य इमारत को देखते हुए
जू फेंग बार बार पूछता रहा। दूसरी मिस, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यीलान ने जवाब दिया, आगे इस टी हाउस में एक लोअर ग्रेड प्रोफाउंड मिस्टीरियस स्किल अपीयर हुई है। तुम ऑलरेडी 5th रैंक में एंटर कर चुके हो, इसीलिए मैंने सोचा कि देखूं कि क्या मैं इसे तुम्हारे लिए हासिल कर सकती हूँ। जू फेंग ने बड़े आश्चर्य से पूछा, लोअर ग्रेड प्रोफाउंड मिस्टीरियस स्किल? ईलान ने आगे बताया, हम लीवेई की पावर भले ही 6th रैंक की हो, लेकिन मैंने सुना है कि उसके पास हाई ग्रेड येलो रैंक की मिस्टीरियस स्किल है। थोड़ा और क्लियर करें। मिस्टीरियस स्किल्स 4 कैटेगरीज में है, हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड और येलो, और हर कैटेगरी 3 ग्रेड्स में, हाई, मीडियम और लो। मिस्टीरियस स्किल्स किसी प्रैक्टिशनर की पावर को बहुत बढ़ा देती हैं। वो बुल फिस्ट सिर्फ येलो कैटेगरी की थी, फिर भी उसने उसे जू फेंग की 7th रैंक पावर का लगभग 80% दे दिया था। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। चलो अंदर चलते हैं, मिले या न मिले, कोशिश तो करनी ही होगी। और चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने से कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। दोनों साथ अंदर चले गए। सामने का नजारा एक अलग ही दुनिया था, जहाँ वेल्थी और प्रेस्टिजियस लोग जमा थे। जू फेंग ने कहा, कितनी रौनक है, उम्मीद नहीं थी कि टी हाउस इतनी भीड़ से भरी होगी। लगता है थोड़ा मुश्किल होगा। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि उनके भाई शाओलिन लू वहाँ चाय पी रहे हैं। उनके जैसे इंसान का वहाँ होना बिल्कुल नॉर्मल था, इसलिए सबसे ज्यादा हैरान मिस इलान नहीं बल्कि उनके बड़े भाई थे। शाओलिन लू ने पूछा, इलान तुम यहाँ क्यों हो? इलान ने कमर पर हाथ रखकर गुस्से से जवाब दिया, अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? मैं इसलिए आई क्योंकि मैं आना चाहती थी।